अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। अच्छा जनाब, अपनी लाइफ तो सभी इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग आधे खुश होते हैं और आधे जो है वो नाराज़ होते हैं, आधे जो है वो मतलब थोड़ा ऐसा नहीं, खुल के जिएं, खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और एंजॉय करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि पॉजिटिव सोचें। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतनी पॉजिटिव चीज़ें होंगी। और वो आपने सुना होगा ना कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा गुमान कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपको वैसी ही चीज़ें देता भी है। तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहिए और दूसरों के साथ नेकियां करते रहिए और अपने हिस्से में जो है वो बहुत सारी दुआएं डालते रहें। अच्छा जी, आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन की जो स्पेशल बात होती है वो ये होती है कि जुमे के दिन का आगाज़ जो होता है वो दुआओं के साथ होता है। इसके अलावा जुमे के दिन हमारी कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी जो है सारे काम निपटा के नमाज की तैयारी की जाए और नमाज की तरफ बढ़ा जाए और जल्दी से जो है नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि कहा यह जाता है कि जुमे वाले दिन, जुमे का जो दिन होता है, इसमें एक ऐसी घड़ी होती है, मतलब ये, और अच्छा ये मेरा अपना खुद आजमाया हुआ कहना चाहिए कि वाक़या कह लें या आजमाई हुई घड़ी कह लें या आजमाया हुआ एक पूरा सिनेरियो कह लें कि जुमे के दिन एक टाइम, एक वक्त ऐसा होता है जब अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो वक्त जो होता है वो तकरीबन 1:30 बजे से शुरू हो जाता है और फिर वो शाम तक रहता है, 4 बजे तक रहता है या 4:30 तक होता है या 3 तक होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी जब जुमे का खुतबा हो रहा होता है उस टाइम पर भी जो है वो दुआ मांगनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुमे वाले दिन जब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम शुरू हो जाता है ना, तो तब से लेकर 4 बजे तक अगर कोई दुआ ही मांगता रहे तो डेफ़िनेटली उसको वो एक वक्त ज़रूर मिल जाएगा जब कहते हैं कि वो बड़ा एक मुबारक वक्त होता है जिस टाइम हर दुआ कबूल हो जाती है या एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो अल्लाह ताला हमारी सारी जायज़ दुआएं जो हैं वो कबूल करे। जल्दी से बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और सिटी अपडेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं। सिटी अपडेट्स में क्या हो रहा है जी? हमारे पास है वेदर में क्या हो रहा है। मौसम तो आज बड़ा सुहाना था, सुबह बड़ी ज़बरदस्त जो है वो मौसम हो रहा था और मैं अब्बू को कह रही थी कि अब्बू बाहर बैठ जाएँ, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, एंजॉय करें। तो कराची का जो वेदर है ना वो है जी बड़ा खूबसूरत और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बड़ा ज़बरदस्त वेदर है। और ओवरऑल आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इस हवाले से जो है वो हम आपको थोड़ी सी देर में बताएंगे। लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि जो शहर कायद में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान है। अच्छा जी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो रहेगा 36 सेंटीग्रेड। फिर इसके अलावा कम से कम जो दर्जा हरारत है वो रहेगा 26 से 28 डिग्री। और इसके अलावा शहर में शुमाल मशरिक सिमत से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम ट्रैफिक सिचुएशन की। और ट्रैफिक सिचुएशन क्या है जी? ये जनाब ट्रैफिक सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि जो मिनट्स का सफ़र है वो उसको लग जाते हैं 2-2 घंटे और इतना टाइम लग जाता है। लेकिन ट्रैफिक का मामला जूगा तो है, लेकिन आज मुझे तो ट्रैफिक बहुत खुला मिला था। अच्छा जी, शारा महमूदाबाद पर ट्रैफिक का अजाब। अच्छा, ये जो वो शारा है यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक का, ट्रैफिक स्टक होना, ट्रैफिक रुक के चलना, पता नहीं क्या वजूहात है इसकी। अच्छा, फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या है जी? बलोच पुल है। तो बलोच पुल से कुरंगी जाने वाली जो सड़क है वो शहरियों के लिए एक तरीके का ना अजाब है। मतलब जो यहाँ से गुज़र रहा है, बस अगर उसको ट्रैफिक खुला मिल गया है, रवानगी है, तो भाई वाह। लेकिन अगर ट्रैफिक जैम है बलोच कॉलोनी के पुल पे तो बस फिर आपके लिए जो है ना वो 2-3 घंटे या 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। फिर मामूल की बुनियाद पर बंदिशें हैं। गैर मनसूबाबंदी ने शारा को बदतरीन ट्रैफिक पॉइंट बना दिया है। मैनेजमेंट ही तो नहीं है ट्रैफिक की, अगर ये हो तो फिर क्या बात है जनाब। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें क्या हो रहा है। तो सिंध भर के बेशतर सरकारी स्कूलों में असातिज़ा का एहतजाज जारी है एज़ यूजुअल। कभी डॉक्टर्स का एहतजाज, कभी असातिज़ा का एहतजाज, पता नहीं क्या हो रहा है। मनाजिर देखिए आप, ये हमारे टीचर्स हैं जो कि बैठे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं ये आपको बता देते हैं। सिंध के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की पेंशन में कटौती और DRA अलाउंस ना मिलने का ये मामला है जिसके बायस ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं एहतजाज। आज जो हाई कोर्ट की हियरिंग है वो क्या है? तो सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की समाअत है। आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात और इसके अलावा तजावुज़ात से मुताल्लिक जो समाअत है वो होने जा रही है सिंध हाई कोर्ट में। और नेक्स्ट कौन सी फ़्लाइट आ रही है और कौन सी फ़्लाइट जो है
वो नहीं आ रही है और किस किस की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज कौन कौन सी फ़्लाइट जो हैं वो मनसूख हैं, ये जान लीजिए। ये है जी तकरीबन कराची से रवाना होने वाली 8 परवाज़ें आज मनसूख हैं, 2 जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। कराची से मस्कत ओमान एयर की परवाज़ WY 324 मनसूख है। कराची से दोहा कतर एयरवेज़ की परवाज़, कराची से दुबई एयर ब्लू, कराची से इस्लामाबाद एयर ब्लू और फिर कराची से इस्लामाबाद एयर सियाल की परवाज़ जो है वो मनसूख है। कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज़ मनसूख है। फिर कराची से तुरबत PIA की परवाज़ PK 501 मनसूख है। कराची से लाहौर PIA की परवाज़ PK 306 जो है वो मनसूख हो गई है। तो ये तो हैं जनाब सिटी अपडेट्स और आज है जुमे का दिन, तो जल्दी जल्दी अपने कामों को निपटा लें, जल्दी जल्दी जो है वो नमाज की तैयारी कर लें और पहले से ही कर लें ताकि छोटे छोटे कामों में ना फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है और फिर लाइट चली जाती है, फिर UPS में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर किसी के घर में जनरेटर में प्रॉब्लम होती है। और अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो सोचें उन लोगों का क्या हाल होता होगा। तो जुमे के दिन अपने कामों को जल्दी जल्दी प्लान करें और जल्दी जल्दी से तैयारी करें क्योंकि ढेर सारी मांगनी है हमने और आपने मिलके दुआएं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो टॉप स्टोरीज़ पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम टॉप स्टोरीज़ पर, और टॉप स्टोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुर्शीद भाई मौजूद हैं। और आज जो पहली टॉप स्टोरी मेरे पास है ना, यकीन करें ये इशू मेरे दिल के ना बड़े करीब है। मतलब मैंने इसके ऊपर पर्सनली काम भी बड़ा किया है, पैकेजेस भी बड़े सारे बनाए न्यूज़ में और बहुत ज़्यादा इस हवाले से बात भी की कि भाई इस मैटर को सॉल्व होना चाहिए। फाइनली इसके ऊपर अब डेवलपमेंट शुरू हो गई है, बल्कि इससे पहले 1-1.5 साल पहले भी, 2 साल पहले भी जब इस हवाले से क्रैकडाउन शुरू हुआ था और शर्जील इनाम मेमन ने इस हवाले से बात की थी कि जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर मंशियात की रोकथाम के लिए हम क्रैकडाउन करेंगे और हम इस तरीके से क्रैकडाउन करेंगे कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट मुलविस हुआ तो उसका नाम नहीं आएगा, उसका नाम जो है वो राज में रखा जाएगा। और अब फाइनली इसी हवाले से एक और डेवलपमेंट हुई है कि कराची के तालीमी इदारों में मंशियात के फैलाव को रोकने के लिए खुसूसी फ़ोर्स जो है वो कायम कर ली गई है और ये 50 एहलकारों पर मुश्तमिल होगी। ये पुलिस एहलकार होंगे जिनको कराची के मुख्तलिफ कॉलेजेस में और सेंटर्स में जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा और वहाँ पर जाकर ये फिर उन लोगों को देखेंगे, उन स्टूडेंट्स को वॉच करेंगे। लेकिन इस बात को भी मेक श्योर किया गया है कि ये जो यूनिफॉर्म पहनेंगे वो यूनिफॉर्म इस तरह से होगा कि वो कोई जो है ना उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि वो स्टूडेंट के लिए कोई ख़तरे की अलामत है या वो स्टूडेंट्स को डराने के लिए है या वो उनके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो होता है ना कि नज़र रख रहे हैं, क्यों हंसे, क्यों बोले, ये क्यों किया, वो क्यों किया। वो सिर्फ इसलिए होगा कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर ये नज़र रख सकेंगे कि कहीं कोई मंशियात जो है वो कोई इस्तेमाल तो नहीं हो रही, कहीं कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं बन गया है जो कि ये मंशियात का इस्तेमाल कर रहा है, और फिर वो फौरी तौर पर इसकी रोकथाम करके और उसके बाद फिर वो इसको बताएंगे मुतल्लिका हुकाम को कि जी क्या हो रहा है। खुर्शीद भाई हमारे साथ हैं। खुर्शीद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये इस फोर्स को जो कि अब 50 एहलकारों पर मुश्तमिल फोर्स जो है जो बनाई गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो हमारा एक इदारा है जो मंशियात की रोकथाम के लिए जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो काम करता है, उनका स्लोगन ही यही है, से नो टू ड्रग्स। अब बात आई है कि तालीमी इदारों में जो स्टूडेंट्स हमारे नोखे जहन हैं उनको बिगाड़ने का जो बाइस है वो मंशियात ही है। अरमगान केस आपके सामने मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद अरमगान जो केस हाइप उसको क्रिएट मिली तो उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आई हैं। देखें, वालिदैन एक पोर्शन है वालिदैन का, एक पोर्शन है दोस्त अहबाब का और दूसरा जो है पोर्शन है वो है गवर्नमेंट सेक्टर का। सही। तो तीनों सेक्टर्स के ऊपर जो है वो इन्हिसार हम कर रहे हैं कि ये मजबूत होने चाहिए। वालिदैन का सेक्टर मजबूत इसलिए होना चाहिए कि उनको अपने बच्चे की खबरगिरी होनी चाहिए, वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किन स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप सर्कल्स कर रहे हैं, या उनकी जो बैठक है उनकी शाम के औकात में जो उनकी दोस्तियां हैं, कहीं वो चाय पीने जा रहे हैं, कि जिम जा रहे हैं, या फिर स्पोर्ट्स के लिए कोई स्क्वैश खेलने जा रहे हैं, गोल्फ खेलने जा रहे हैं, कोई भी उनकी वॉटेवर सरगर्मी है तो वालिदैन उनके ऊपर जो है वो कड़ी नज़र रखें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जब मुल्क के तालीमी इदारों में मंशियात की इस्तेमाल की जो खबरें हमारे पास मौसूल हुई तो उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स का था। और है भी उसका एंटी ANF का किरदार जो है वो बड़ा अहम है। उसने मुल्क भर के तालीमी इदारों में आगाही मुहिम चलाई कि उसको अवेयर किया लोगों को, बच्चों को, तालिब इल्मों को,
वालिदैन को, असातिज़ा को कि आपका मुस्तकबिल रोशन है और ये ताबनाक है, लेकिन अगर आप ड्रग यूज़ करेंगे तो आपका मुस्तकबिल तारीखी झरोकों में चला जाएगा। हाँ। आपका जो मुस्तकबिल है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका जो जिस्म है वो घुल जाएगा। राइट। फिर उसके बाद जो है वो जब ये गवर्नमेंट आई हमारी, ये वाली जो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने एक CM हाउस में इजलास किया था जी। उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा था कि मुझे मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम की भरपूर हिकमत अमली चाहिए और तालीमी इदारों के जो बच्चे हैं वो मुझे बहुत अजीज़ हैं। मतलब एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी जरदारी साहब की। वो उसके बाद जो है सिंध गवर्नमेंट ने अपना प्लान बनाया और वो फिर हिकमत अमली बना के जो है वो अब ये उसकी अमली सूरत सामने आई कि 50 अफराद की जो फोर्स है वो तश्कील दी गई है कि वो मुल्क भर के जो सिंध के तालीमी इदारे हैं, कराची समेत जो सिंध के दीगर सूबों के शहरों के जो शहरों के तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर उन तमाम चीज़ों को, तमाम ऐसे अनासिर को जो हमारे मुस्तकबिल से खेलते हैं, हमारे नोखे ज़हनों से खेलते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह ये तालिब इल्म आगे चल के मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा ना कर सकें, तो उनके ऊपर वो कड़ी नज़र रखेंगे और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिव मूव है जो सिंध गवर्नमेंट ने बहुत पॉजिटिव मूव है। और ये मेरे ख्याल में अच्छा, इनका जो यूनिफॉर्म तैयार किया गया ना वो इस तरह से तैयार किया गया है कि वो कॉलेज और जो ये डिपार्टमेंट है वो मिलके वो बनाएंगे ताकि वो यूनिफॉर्म जो है ना उससे ऐसा ना हो कि भाई तालीमी इदारों में कोई पुलिस खड़ी हुई है या पता नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि उससे भी फिर कन्फ्यूजन होती है। आप सोचे हम लोग सारे मतलब कोई भी अगर खड़ा हो अपने दोस्तों के साथ और कॉलेज में इस तरीके से कोई आपको घूरे या देखे तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हैं, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है ना वो थोड़ा सा भी मुतासिर होती है। और आई नो कि इसके ऊपर अब आगे चल के जब ये फोर्स बनेगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉलेजेस में जाएंगे तो आगे चल के ज़रूर स्टूडेंट का जो है वो रिजर्वेशन इस हवाले से आएगा, क्योंकि जो भी इस प्रोसेस से गुजर चुका है कॉलेज और स्कूल के, तो उनको पता है कि किस तरीके से जो है वो वहशत होना शुरू हो जाती है कि अगर PT वाले टीचर या टीचर इंग्लिश की टीचर या आपको घूर के लंच में देख लेना तो आप कहते थे मिस तो मुझे ही देखे जा रही हैं। तो ये वाली जो डिप्लॉयमेंट करनी है ना, ये ऐसे करनी है कि बस ये बातें ना हो कि ये तो हमें ही देखे जा रहे हैं, और इस तरह से हो कि बस हिडन तौर पर अगर वो वॉच रखें तो ये बहुत अच्छी बात है। अक्सा हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सा ने हमें ज्वाइन किया है, हमारी बड़ी प्यारी सी जो है वो करस्पॉन्डेंट है अक्सा, और बड़े मज़े से जो है वो रिपोर्टिंग करती हैं और सारी आपको ना ख़बरें देती हैं क्या कुछ हो रहा है। ओवरऑल कल से लेके अब तक शहर में क्या सूरत हाल है ये जानेंगे, लेकिन क्योंकि मौजू अभी मंशियात फ़रोशी के हवाले से है, कॉलेजेस के हवाले से है, तो अक्सा से पूछते हैं। अक्सा, आप बताइए, आप बहुत जगह पर जाती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं, एंड आई एम श्योर कि आप जो है इस हवाले से मुख्तलिफ़ कॉलेजेस वगैरह में भी गई होंगी और आपने रिपोर्टिंग की होगी। कैसा माहौल है वैसे कॉलेजेस का? इस पे तो बाद में आएंगे कि मंशियात फ़रोशी हो रही है नहीं हो रही है, आपको बज़ाहिर क्या लगता है कि कैसा माहौल है? मतलब बड़े पैमाने पे कॉलेजेस में होती है मंशियात फ़रोशी, या ये कोई सर्टन काइंड ऑफ ग्रुप्स होते हैं जो कि इन तलबा को व्हाट्सएप के ज़रिए या जिस तरीके से दीगर है रिसोर्सेज देने के मंशियात वो फ़राहम करते हैं, या खुलेआम ऐसी चल रही है, कोई पूछ नहीं रहा? क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि जो नशे का सिलसिला है ना, वो शुरू ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हो रहा है। अच्छा, सही। क्योंकि मैंने भी यूनिवर्सिटी पढ़ी है और अगर मैं देखती हूँ कि हमारी क्लास का एक स्टूडेंट जो है वो मतलब नशा करता है, हाँ, तो वो अपने साथ जो है वो 2-4 को भी मुलव्विस कर रहा है। हाँ, ये सिलसिला मैंने अपनी यूनिवर्सिटी अच्छा, में जो है इसमें ये आपने बहुत अच्छी बात की अक्सा, क्योंकि ये चीज़ ना मैंने खुद ऑब्ज़र्व की है। ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व इसलिए की है कि चले जी हम किसी ऐसे नशे की बारे में बात नहीं करते जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। नॉर्मली भी अगर आप को कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक आप किसी मेडिकल कॉलेज में हैं, आप किसी नॉर्मल यानी इंटरमीडिएट में हैं, या आप मैट्रिक में जो है किसी को स्कूल में हैं, और इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ लड़कियों के कॉलेज में पढ़ रहे हैं या लड़कों के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इट्स अबाउट गैदरिंग। क्या होता है कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि आपको प्रोवोक करते हैं टू डू रॉन्ग थिंग्स, यानी कि अच्छा भाई अच्छा स्मोकिंग को तो नॉर्मल समझा जाता है ना, हालांकि वो प्रोहिबिटेड नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, आपके फेफड़ों के लिए नुकसानदेह, ना करें सिगरेट नोशी, अपनी जानों को बचाएं। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई कर रहा है तो वो इतने फखरिया कर रहा है, मतलब यानी पब्लिक प्लेस हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, और अगर आप उन्हें मना करेंगे तो वो आपको ऐसे घूर के देखते हैं जैसे कि आपने कोई गलत बात उनको कह दी है कि आप स्मोकिंग करते हैं। ये बात अगले को इतनी नागवार गुजरेगी कि वो 4 लोगों को बुला के कहेगा यार ये शी इज़ फ्रॉम बैकवर्ड बैकग्राउंड। ये वाला जो एक होता है ना लड़कियों के ऊपर प्रेशर कि वो कुछ यो किस्म के फ्रेंड्स होते हैं
जो कि आपको इस बात के ऊपर प्रोवोक करते हैं कि कुछ नहीं होता, 12-1 बजे के बाद आप बाहर रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खाना खाने जा सकते हैं। भाई जाएं, लेकिन अपने घर में इन्फॉर्म करके जाएं, और जो करने जा रहे हैं वही आके बताएं। आप ये ना करें कि आप बोल के जा रहे हैं कि जी हम नाजमाबाद की बिरयानी खाने जा रहे हैं और निकले में आप सीवीयू 2 दरिया पे, और घर वालों को पता लग रहा है कि जी वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई, तो पता लग रहा है कि हाँ आप तो 2 दरिया गए। तो ये वाली जो चीज़ है ना कि कॉलेज और स्कूल में जिस तरह से ये फ्रेंड सर्किल है, ये अच्छे लोगों को प्रोवोक करता है, अच्छी लड़कियों को अच्छे लड़कों को प्रोवोक करता है। दो बातें होती हैं, या वो उनके ग्रुप में चले जाते हैं और वहाँ पे वो होता है ना छोटा बन के रहते हैं, यानी कि छोटे ये कर दो, छोटे वो कर दो, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, तो वो बस उस ग्रुप का हिस्सा होते हैं और वो घूम रहे होते हैं। या फिर वो बेचारे साइड लाइन हो जाते हैं और वो तन्हा होते हैं, वो तन्हा आ रहे होंगे, बुक लेके जा रहे होंगे, एक आध दोस्त होगा उनका, उनके साथ बात हो गई, ठीक है, नहीं तो वो अकेले घूम रहे होते हैं। ये कितना लड़कियों को अपने आसाप मजबूत करने की ज़रूरत है, अपनी तरबियत को सामने लाने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई आप ये गलत काम कर लें, तो उसको मना करने की कितनी हिम्मत होनी चाहिए। तरबियत तो देखें एक अलग चीज़ है, तरबियत से ही है ना, तरबियत करेंगे तो आप किसी को इनकार करेंगे ना। अगर आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत में इनकार ही नहीं रखा तो आप इनकार कैसे करेंगे भाई, ये सोचे ना। ये आपकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि क्योंकि देखिए एक वक्त आता है कि हम ना घर से ज़्यादा बाहर वक्त गुजारते हैं, और उसके लिए हमारी गैदरिंग पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मेरे वालिद साहब थे, वो ये कहते थे बेटा दोस्त ऐसे रखना जो आपकी ज़िंदगी में साथ दें, ना कि वो आपको गलत कामों पे जो है वो डालें। आजकल यही देखा जा रहा है, जो ये नशों का सिलसिला है ना, ये बहुत ऐसा लगता है अगर कोई बंदा नशा नहीं कर रहा, मेरे साथ अगर खुर्शीद भाई बैठे हुए हैं और ये नशा नहीं कर रहे, मैं कहूँगी आज एक जुमला होता है ये मम्मी डैडी है। हाँ, ये भाई यार ये नहीं करेगा, डरपोक है यार ये तो, इससे अच्छा हम बाहर भी जा रहे हैं, नहीं यार इसको नहीं लेना, ये ऐसा बंदा है, जा रहे हैं होटलों पे बैठे हुए जो वो सिगरेट के कश लगा रहे हैं और बड़ा इस चीज को समझाते हैं फखर के साथ, भाई हम ऐसे हैं, गाली दे के बात करना, वो एक चीज जो है ना वो फिर हैबिट बनती जाती है। और आप अपने पास वेब और सिगरेट और मावा, ये तो बहुत आम सी चीज हो गई है अब, इसको कोई बड़ी बात नहीं समझ जाता। और फिर इसी तरीके से क्या होता है, थोड़े थोड़े करके जो है वो बड़े नशों पे मुलविस हो जाते हैं। हाँ, इसी तरीके से होता है। और फिर वो अगर एक आधा दोस्त ऐसा करते हो कहते यार एक बार ट्राई कर ले, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक दफा तो ट्राई करें, एक दफा ही तो ट्राई नहीं करना। बहादुरी इसमें नहीं है कि आप नशे करें, बहादुरी इसमें है कि आप बुरी चीजों से दूर रहें, तो आप बहादुर हैं। जो गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहा है ना, यू आर मच मोर वीकर, क्योंकि आपके अंदर इतनी इंटेंसिटी नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है, आपके असाब ही नहीं इतने स्ट्रांग है कि आप किसी गलत काम को गलत कह के ना करें, छोड़ दें। तो इतनी अपने अंदर बहादुर वो है, पढ़ा लिखा वो है जो कि नशों से दूर है। और जो नशे कर रहा है उसके अंदर तो वीकनेस ही वीकनेस है ना, वो तो अपनी खुशी ढूंढ रहा है उसमें। ऐसा ही है, आपके अंदर जो है वो आपका ज़मीर इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई चीज गलत है तो वो उस पर ना ही करे, ना नहीं करे। वो कहते हैं ना नफ्स पे काबू पाना, जो नफ्स पे काबू पाना असल बहादुरी है ना। मतलब अच्छा इस पे ना मुझे यूजुअली मैं नहीं सुनती, लेकिन अक्सा खुर्शीद भाई मैं बड़ी हैरान हुई, मैं जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी यूएसए की, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का ना एक वीडियो था जो कि बार बार वो वायरल होता था और इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा था। वो उन्होंने यूथ के लिए पैगाम दिया था। ये मैं बात कर रही हूँ अमेरिकन प्रेसिडेंट की, जो इस वक्त में अमेरिका के सदर हैं, डोनाल्ड ट्रंप। और अगर कोई चाहे तो सर्च भी कर सकता है उनके इस बयान को। He said to the people, वो जो एक कैंपेन होती है, वो he was standing in front of lot of people and he was saying कि don't smoke, smoking नहीं करनी, stay away of any kind of drugs and all that, you know। और उन्होंने ये बताया कि जो भी लड़का लड़की यूथ इन तमाम चीज़ों से दूर रहते हैं वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। यानी आप सोचें कि वो खुद जिस कल्चर का हिस्सा रहे हैं और उनकी अपनी जो पिछली सियासी जो बैकग्राउंड रही है, उसके बावजूद वो किस यूथ से मुखातिब हैं, वो उस यूथ से मुखातिब हैं जिनके यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल है। और वो सारी बातें कर रहे थे जो आज बैठ के हम अपने शो पे करते हैं, या पाकिस्तान में की जाती हैं, या नॉर्मली हमारे घरों के अंदर की जाती हैं। तो यू नो आई वॉज लिटरली शॉक टू हियर दैट के डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग दैट के यूथ ने जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है, आपने कोई ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने कोई इस तरह से नहीं करना है कि आपने अपने लिमिट्स क्रॉस करने। इनफैक्ट एक छोटा बच्चा जब उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने उसको समझाने के लिए पहले कहा कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, इट विल डिस्ट्रॉय योर करियर, इट विल डिस्ट्रॉय योर हेल्थ। तो आप सोचें कि अब जो मगरिबी दुनिया है वहाँ अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए
जो कामयाब तरीन लोग हैं वो ये कहते हैं कि आपने स्मोकिंग से दूर रहना है, आपने ड्रग्स से दूर रहना है, मंशियात फरोशी से दूर रहना है, किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ों से आपने दूर रहना है। और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मेरे घर में प्रॉब्लम है तो मैंने नशा कर लिया, मुझे जो है मेरा किसी से ब्रेकअप हो गया तो मैंने नशा कर लिया, मेरे घर में जो है वो पॉवर्टी है, गुर्बत है तो मैंने नशा कर लिया। भाई आपके घर में कितने भी मसले तो आपने नशा कर लिया तो उल्टा आपके घर में प्रॉब्लम बढ़ गई ना, आपकी तो प्रॉब्लम बढ़ गई। तो बी ब्रेव, अगर आपके घर में प्रॉब्लम है तो सॉल्व इट। आज नहीं, कल नहीं, परसों तरसों कभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। खुर्शीद भाई, ये कितना ज़रूरी होता है अपने आसाब पे काबू पाना, अपनी मुश्किलात के दौरान जो है वो साबित कदम रहना कितना ज़रूरी होता है। ये तो बहुत ज़रूरी है अपने आसाब पे काबू पाना। हाँ। क्योंकि जब आसाब आपके शिकन हो जाते हैं फिर आप जो है वो मुख्तलिफ बुज़दिली की तरफ चले जाते हैं। हाँ। लेकिन जब मैंने मैट्रिक किया, मैं मैट्रिक की जब क्लास में था तो हम पर ये पाबंदी थी कि हम मगरिब की नमाज के बाद घर से बाहर नहीं जाते थे। भाई मुझे भी ठीक कहती थी है, हम मगरिब के बाद बाहर नहीं जाते थे और अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए होती तो बाबा लेकर आते थे। अच्छा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो दोस्ती है, अगर आपके पेरेंट्स के साथ मजबूत है तो वालिदैन से मुखलिस, ईमानदार और प्यार करने वाला कोई दोस्त नहीं हो सकता। कोई दोस्त नहीं, और उनकी नेचर होती है कि वो आपको और पूछते दुनिया में वाहिद वालिदैन होते हैं जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। ठीक है, जब वालिदैन अपने बच्चों से गैप करते हैं, गैप ऑफ कम्युनिकेशन उनका रहता है, उन पर फोकस पूरा नहीं होता, तो आपकी जो बच्चे हैं वो अल्टीमेट कहीं ना कहीं अकोमोडेट होते हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है वो गपशप की ज़रूरत होती है, उनको तवज्जो चाहिए होती है, उनको जो है वो अपनी चीज़ें शेयर करनी होती हैं, गुफ्तगू के सिलसिले बढ़ाने होते हैं, अपनी पसंद नापसंद बतानी होती है। जब ये गैप ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ जाता है ना, फिर बच्चे कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते हैं। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज है कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन है उसको क्लोज़ करें ताकि आपका बच्चा आपके साथ मुंसलिक रहे, आपका बच्चा आपके साथ हर अच्छी और बुरी बात कर सके। जब वो बाहर जाए तो आप उससे वापस की रूटीन पूछें और कि बेटा कहाँ गए थे, क्या किया आपने, कुछ वक्त उनके साथ गुजारें। जब हम गुजारते नहीं हैं ना तो वो गैप बढ़ जाता है, तो गैप बढ़ता है तो वो अपनी दोस्तों में बैठते हैं। हाँ। दूसरी एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताऊँ कि मगरिब ने ये मंशियात की सिलसिला शुरू किया। हाँ। कि हमारे यहाँ क्योंकि यूथ की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और मगरिब में यूथ की कैपेसिटी कम है। हाँ। आप देखें अमेरिका में, लॉस वेगस में, वहाँ पर मादर पिता आज़ादी है। हाँ। आप जो चाहे कर सकते हैं। हाँ। अगर आप मंशियात के आदी हैं, मंशियात पी सकते हैं, आप ड्रग्स ले सकते हैं, आप अल्कोहलिक हैं तो आप ड्रिंक कर सकते हैं, मतलब तमाम चीज़ें। हाँ। देखें मादर पिता आज़ादी जो है वो उसके नुकसानात बहुत देर पा हैं। हाँ। बहुत देर तक उसके नुकसानात रहते हैं और इसी वजह से आज मगरिब इस नहज पर है कि वो अपनी यूथ को ये कहने पर मजबूर है कि खुदारा आप जो है वो ड्रग्स ना लें, क्योंकि उनकी जो यूथ है वो ड्रग्स में एडिक्टेड है, उनके पास वो प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं हैं। देखें इंडिया की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आईटी सेक्टर की वो अमेरिका में मौजूद है, उनका अपना यूथ जो है वो ड्रग एडिक्टेड है। पाकिस्तान की यूथ जो है वो इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है। पाकिस्तान की तो जो यूथ है ना, इसकी तो मिसाल ही कहीं नहीं मिलती। हमारी जो यूथ है वो इतनी ज़बरदस्त है कि अगर इनको कोई चीज़ नशे की तरफ लेके जाती है ना, वो बस इनकी छोटे मोटे घर के इश्यूज़ होते हैं जिसके ऊपर ये उस तरफ चले जाते हैं। अगर ये अपने आप के ऊपर काम कर लें तो इनसे बेहतर लोग कोई नहीं है। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही थी ब्रेक में, मैं बता रही थी कि अगर आपकी अम्मी जो हैं वो सख्ती रखती हैं आपके साथ, हर वक्त तो नहीं लेकिन सिर्फ उन बातों पे जिन बातों पे रखनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत ना आपका भला ही हो जाता है। बाद में आप सोचते कि उस टाइम पर अम्मी ने सही किया था, बल्कि थोड़ी और ज़्यादा सख्ती कर लेनी चाहिए थी। खुर्शीद भाई, आप बता रहे थे अपने मैट्रिक जी, मैं कह रहा था कि हमारे पास एक रूटीन थी कि बाबा ने कहा था कि आपको बेटा मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना। हाँ। और अगर आपने जाना है तो बताएं, मैं आपके साथ चलूँगा। आपने कहीं कॉपी लेनी है, कहीं ट्यूशन्स की कोई नोटबुक लेनी है किसी दोस्त से, तो बाबा के साथ में जाता था। हाँ। फर्स्ट ईयर में हमें ये आज़ादी थी कि हम ट्यूशन्स के बाद जो है वो ग्रुप स्टडी करते थे घर में, तो उसमें भी बाबा बार बार आके देखते थे बेटा कुछ अच्छा ये तरीके होते हैं ना। हाँ। चेक करने के। हाँ। अब मुझे आप समझ में आती है बातें। बाबा आते थे एक आध घंटे बाद, बेटा कुछ चाहिए तो नहीं, पानी चाहिए, चाय चाहिए, कुछ खाना है, बिस्किट चाहिए,
कोई स्नैक्स चाहिए, तो ये तरीके होते हैं ना चेक अच्छा, करने उस के। टाइम आइडिया नहीं होता था। मेरे जी, अब्बू जी, का भी यही था जी, कि वो वो चेक रूम करने में के आते थे, तरीके दरवाजा होते हैं। बजाते थे, कहते बेटा कोई चीज चाहिए तो नहीं, तो बाहर जा रहा कुछ ला दूं। हाँ, कुछ आई तरीके सेड होते हैं। नहीं, मुझे कुछ तो नहीं और चाहिए। फिर और इसी तरह फिर आपके कॉलेज में टीचर्स के साथ मीटिंग के कुछ बहाने होते हैं, कोई डायरी लेके चले गया, बाबा आओ बेटा मैं आपके टीचर के साथ लंच ब्रेक में जी, लंच आ रहा है घर तो से, बाबा जो है वो डायरी के बहाने अम्मी जो ने है वो ताजे ताजे कबाब बनाए। डायरी के बहाने जो है वो प्रोफेसर साहब के पास चले जाते थे, क्या उनसे गपशप हो जाती थी। तो ये पेरेंट्स के ज़ाहिर एक सुपरविजन होती है, सरपरस्ती होती है, हाँ। और आप उस अम्ब्रेला के नीचे फल फूल रहे होते हैं, हाँ। और उस अम्ब्रेला के नीचे जब आप फल फूल रहे होते हैं तो आपके अंदर एक खुशी भी होती है। तो मैं समझता हूँ वालिदैन ही वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमें कामयाब देखना चाहते हैं, बकिया तो कोई लोग भी हमें कामयाब नहीं देखना चाहते। हसद और जलीसी की दुनिया है। तो बच्चों को चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए, हम खुद अब जब वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं आजकल, तो अब हमें एहसास होता है कि यार हमारे जो वालिदैन हम पे थोड़ी सी सख्तियाँ करते थे, तो वो कितनी अब पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अब हम उस तरह से एडिक्टेड नहीं हैं ड्रग्स के, ना हमने कभी इसका सोचा, ना कभी किया हमने। मेरे बाबा जो है वो स्मोकिंग करते थे। एक दफ़ा मैंने बाबा से कहा कि बाबा आप ये स्मोकिंग छोड़ दें, वरना मैं भी स्मोकिंग कर लूँगा। वो दिन है, और उसके बाद बाबा ने कभी स्मोकिंग नहीं की। और लेकिन वो भी हमारे सामने नहीं करते थे, थोड़ा सा गैलरी में जाके कहीं किसी साइड पे जाके स्मोकिंग करते थे। तो कई मरतबा हम सिगरेट के पैकेट तोड़ दिया करते थे निकाल के। तो कभी बाबा ने डांटा भी नहीं इस बात पे, कहा यार मेरे बच्चे जो है इसका मुझे अवेयर कर रहे हैं तो मुझे छोड़ देनी चाहिए। तो वालिदैन का किरदार इसमें बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए कि वो देखें इस बात को। दूसरा फिर इस वक्त जो एक कामयाबी और नाकामी का तस्वुर जो है वो अच्छी मुलाजमत के तौर पे किया जाता है। बच्चों की जो तरबियत है सबसे बड़ी अहम चीज़ है। अगर आपके बच्चे की तरबियत अच्छी है तो उसका मुस्तकबिल, उसको संवारने में उसको बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी, और अगर मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा तो आप गुडविल में आ जाएंगे। तो मंशियात का मामला ये है कि पूरे मुल्क में इस वक्त ऐसी मूव है कि अगर आप एडिक्टेड हैं तो वेल एंड गुड, उनको पसंद आते हैं, अगर एडिक्टेड नहीं अच्छा, है। और मज़े की बात ये खुर्शीद भाई और अक्सा आपको तो पता ही होगा, जाहिर सी बात है, हम लोगों को दोस्ती में इतनी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, इतने सारे धोखे मिल रहे होते कि यार ये तो आपकी दोस्ती नहीं थी, अच्छा ये तो आपको इस तरीके से यहाँ पर अपने मकसद के लिए ये तो इसने आपके साथ दोस्ती की थी। फिर पता क्या होता है कि जब आप इसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं, इन्हीं लोगों के साथ आप घूम फिर रहे होते हैं ना, तो तब तक तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पैम्पर करते हैं और आपके बारे में बड़ी बातें करते हैं, नहीं भाई तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। थोड़े अरसे बाद अगर कामयाबी में आप उनसे कहीं पीछे रह जाएं, या थोड़े अरसे बाद आपको लगे कि आप उनके साथ अब मज़ीद नहीं चल सकते, तो वही लोग आके आपको ये भी टॉन्ट मारते हैं कि अच्छा तुम तो हर वक्त ये करते रहते थे, इसलिए तो तुम आगे नहीं जा सके। आप सीरियसली यकीन करें कि बुरे वक्त में अगर आपका कोई बुरा दोस्त बुराई से आपका साथ दे के आपके उस बुरे वक्त को दूर कर रहा है, तो यकीन करें आप पे से बुरा वक्त कभी दूर ही नहीं हुआ। लेकिन आपका एक अच्छा दोस्त अच्छाई में आके आपको दो अच्छी बातें कह रहा है जो आपको बड़ी बुरी लग रही हैं, आप समझें आपका बुरा वक्त दूर होना शुरू हो गया। बुरा वक्त क्या होता है? आपका दिमाग के अंदर होता है बुरा वक्त, वरना अल्लाह ताला ने सबको अच्छा वक्त दिया हुआ है। आप डिप्रेस होते हैं, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है। भाई हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती। मतलब अगर आप ये सोचें कि जी आप एलॉन मस्क क्यों नहीं पैदा हुए तो आप तो इस गम से मर जाएं कि जी आप ये क्यों नहीं है या आप वो कोई नहीं है। हर किसी की जो किस्मत है ना अल्लाह ने अच्छी बनाई है। ये बुराई अच्छाई लोगों के दिमाग में होती है। आप अभी बैठ के आपका सर पे अगर छत है या नहीं है, आप खुले आसमान तले बैठ के ये सोचना शुरू कर देना कि आपका वक्त अच्छा है, तो एटलीस्ट आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स होगा और आप सोचेंगे समझेंगे, अल्लाह आपका वक्त अच्छा कर देगा, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। एक तो पहली जो है लोग परेशान हैं, ऊपर से और वो ज़्यादा उल्टा सोच रहे हैं, तो फिर तो वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती ना चीज़ें। तो ये कितना असर डालती है ग्रुपिंग। फिर उसके बाद ये ग्रुप क्लैश हो जाते हैं थोड़े अरसे बाद। वो जो और डाई हार्ट जो है वो फ्रेंड्स बने होते हैं, वो आपस में उनका क्लैश हो जाता है और उसके बाद फिर वो एक दूसरे की गलतियों को बताते हैं, तुम तो ऐसे थे, तुम ऐसे थे, अरे नहीं हम तो फिर भी पढ़ते थे, तुम तो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। वो ये वाली चीज़ होती है ना। अक्सर हुआ है ऐसा कभी? मेरे साथ तो अच्छा ये एक यूँ समझ लें कि मेरा लक क्या है, लेकिन मुझे दोस्त हमेशा अच्छे मिले। हाँ, ये अगर बड़ी मैं अच्छी बात स्कूल की बात कर लूँ या यूनिवर्सिटी की, मुझे दोस्त अच्छे मिले और सिखाने वाले भी मिले और साथ देने वाले भी मिले। हाँ। अच्छा बुरे दोस्त यूँ समझ लें कि एक तो जैसे कि आपने कहा तरबियत, तो यूँ समझ लें कि एक तरबियत भी मेरी ऐसी है
कि मेरी आदत नहीं है कि मैं बुरे लोगों में गैदरिंग में जाएं। हाँ। एक मेरे माँ बाप ने जो है ना वो बचपन में ही मेरा माइंडसेट कर दिया, मुझे उन चीज़ों का शौक ही नहीं हुआ हाँ। कि मैं ऐसे लोगों में बैठूं या मैं ये चीज़ ट्राई करूं या मैं जो है वो आते जाते को तंग करूं। हाँ। ग्रुपिंग में ये हो रहा होता है भाई, किसी एक को तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं। हाँ। हमारे माँ बाप ने हमेशा ये सिखाया कि खाओ, वो एक जुमला है कि माँ बाप के बारे में, सोने का निवाला खिलाओ, शेर की नजर रखो। हाँ, खाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नजर। ऐसे ही है खुर्शीद भाई। हाँ, तो हमारे जो वाले साहब थे ना वो, अच्छा मेरे वाले साहब भी ऐसे थे जैसे खुर्शीद भाई ने बताया कि बाहर नहीं भेजते थे। फिर मेरी वालदा ने कहा कि भाई बच्चों को बाहर निकालें ताकि वो मुआशरे को भी समझें। अच्छा मेरे भाई थे, वो रोटी लेने गए, दूध लेने गए, वीडियो गेम का एक बड़ा जोर था। अच्छा, वीडियो गेम पे बच्चे उस वक्त जो है ना 10 रुपए बच्चे ने, और 10 रुपए का वीडियो गेम खेल कर आ रहे हैं। 10 रुपए का वीडियो? 10 रुपए का ये पहले की बात है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। अब तो खैर वो दौर भी नहीं रहा। बाहर वीडियो गेम की बाहर पहले दुकानें होती थी, अब तो देखिए मोबाइल ने सब चीजें खत्म कर दी। अच्छा, सही। तो पहले यूं समझ ले, अब्बू जाते थे कि भाई इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया, इतने मिनट हो गए, वो जाते थे और वही वीडियो गेम की दुकान से ना पिटाई करते हुए घर लेकर आते थे। अच्छा, वहीं से ही जो है वहीं से पिटाई होते हुए घर आती थी। तो यूं समझ ले कि हमारे वालिदैन ने नजर भी रखी है और बाहर जाना भी सिखाया, लोगों में उठना बैठना भी सिखाया। लेकिन उन्होंने हमारे चीज में ना ये चीज डाल दी कि अगर कोई बंदा तुम्हें इस नजर से देख रहा है या इस जुमलों की अदायगी कर रहा है ना, तो आपने वहां से खामोशी से साइड होना है। मेरी साइकिल चलाने के ना 15 या 20 मिनट फिक्स थे कि शाम में आप रेडी हुए, वो जो होता है ना खास टाइम होता है कि भाई जब आप सिपारा पढ़ने के बाद आपको ट्यूशन जाना है और उसके बीच में हमने कार्टून भी देखने, तो 15 मिनट साइकिल के मिलते थे। और उस 15 मिनट की साइकिल में मतलब अम्मी मेरी बहुत पर्टिकुलर थी कि इस गली के कोने से यहाँ तक आपने चक्कर लगाना है साइकिल का, उधर नहीं मुड़ना, और 15 मिनट बाद साइकिल अंदर। और अगर 15 मिनट बाद साइकिल अंदर नहीं आई, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है ना वो बड़ी मासूम और सीधी जनरेशन है। और हम भी वो जनरेशन जो फॉलो करते थे अपने पेरेंट्स को। बच्चे थे आजकल बहुत अच्छा, मैं अपनी छोटी सिस्टर की बात कर लूँ ना भाई, वो नहीं सुनती। हाँ, मैं उसको कहती रहती हूँ, अच्छा हमने तो भाई टीवी देखा, हम टॉम एंड जेरी हमारा था एक टॉम एंड जेरी जबरदस्त। और अच्छा वो उसका एपिसोड आता था और हमें ये थी शर्तें लगती थी। अम्मी कहती थी स्कूल जाओगे, मदरसे जाओगे, ट्यूशन जाओगे, इतनी देर टीवी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये ये फिर वालिद साहब आते थे तो रिमोट उनके हाथ में होता था। वो हमारी जो एक फैमिली की जो गैदरिंग थी ना वो पहले के वक्त में बहुत जबरदस्त रही है। अब पेरेंट्स भी बच्चों को उस तरीके से वक्त नहीं देते। वो वालिदैन आजकल क्या करते हैं, बच्चे को मोबाइल दे दिया। अक्सर अब जिस तरह से आप ये कार्टून की बात करिए ना, तो टॉम एंड जेरी जब हम लोग देखते थे, और अगर अभी भी लगा हुआ हो ना कहीं से नजर आ जाए यूट्यूब पे किधर उधर, तो मैं बैठ जाती हूँ। मैं लास्ट टू लास्ट संडे मैंने देखा है ये कार्टून, और उससे ना हम सीखते थे। यकीन करें अगर कोई ये समझता है, उससे हम काइंडनेस सीखते थे। वो जो आखिर में वो जो कैट बड़ी मेहरबान हो जाती थी ना उसके ऊपर, और हम कहते थे यार देखो ये इसके दिल में लड़ते झगड़ते भी थे, एंड में फिर वापस में वो एक दूसरे के साथ बैठ के फिर बड़े उससे कर रहे थे। और पिंक पैंथर पे तो बड़ा तरस आता था उसके साथ जो हालात होते थे। इतने जब आपने बात की ना ये लोग मायूस हो जाते हैं और जो वो फिर धोखाधड़ी का मामला आता है। मैं इसमें एक बड़ी छोटी सी खूबसूरत बात ऐड करना चाहूँगा। जब आप किसी से दोस्ती रखें या किसी के लिए अच्छा काम करें, तो उसमें बस आप अपने जहन में तस्वुर करें मैंने जो काम किया है इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल है। जब आप किसी से दोस्ती करेंगे, किसी के लिए भलाई का काम करेंगे और उसके जहन में ये तस्वुर होगा कि मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया है, तो आप यकीन करें आपके अंदर ना मायूसी की कैफियत आएगी और ना ही आपके अंदर कोई दिल में दुख होगा, कोई दर्द होगा। बस आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते चले जाएँ, आपका जहन भी मुतमईन होगा और आप जो है वो मायूसी की कैफियत से निकल जाएंगे। जहाँ तक बात ये बच्चों के टाइम देने की, जो मशहूर एक्टर है आमिर खान, फेवरेट कार्टून कौन सा? पिंक पैंथर। पिंक पैंथर आमिर खान ने एक शो में बात की और आप दीदा हो गए। वो कहने लगे कि मैं अब इस स्टेज पर आकर ही सोचता हूँ कि मैंने एक बड़ा वक्त हिस्सा अपना ज़िंदगी का फिल्म इंडस्ट्री को दिया है और आज मैं कामयाब एक्टर हूँ, लेकिन जो मेरे बच्चों का जो बचपन है मैंने वो मिस कर दिया। अगर आज मुझसे कोई कहे वो बहुत ज़्यादा रेग्रेट बहुत, तो अगर मुझसे कोई कहे कि मेरी पूरी लाइफ जो है ये आप ले लें और मुझे बचपन मेरे बच्चों का दे दें, तो मैं सारी ये लाइफ देने को तैयार हूं। हम लोग कहते हैं कि हमसे अगर कोई कुछ भी अगर कहे ना कि आप अपना मतलब ये चीज कर लें और बचपन लौटा दे, तो हम कहेंगे हमें हमारा बचपन दे दें वापस और आप सब ले लें, लेकिन बचपन वापस दे दें। वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी।
तो मुझे लौटा दो वो बचपन की सही। कहानी। तो ये बचपन बड़ा खूबसूरत होता है, तो हमें वालिदैन को, बहैसियत वालिदैन हमें बचपन में बच्चों को टाइम देना चाहिए। ये वक्त लौट कर नहीं आएगा, और बच्चे पल भर में, लम्हों में, बेटियां बेटे बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी अपनी एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। मैं आपको एक बड़ा किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक बड़े ताजिर के पास गया, बिजनेसमैन ब्यूरोक्रेट से, तो उनका इस स्टूडियो से भी बड़ा जो है ना ड्राइंग रूम था, और उस स्टूडियो, उनके ड्राइंग रूम में सबा साहिबा दुनिया की कोई सी ऐसी महंगी चीज़ थी वो उसमें मौजूद नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग रूम था उनका। कहने के खुर्शीद रहमानी साहब, ये पूरा इतना बड़ा ड्राइंग रूम आप देख रहे हैं, ये महंगा तरीन ड्राइंग रूम है। आप देख रहे होंगे इसमें हर चीज़ इंपोर्टेड है और उसकी कीमत तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन इस ड्राइंग रूम में एक ऐसा कोना है जो इन सब पर भारी है, सब पर भारी है। तो मैंने कहा सर मुझे इस पे शौक हुआ। मैंने कहा सर वो कौन सा कोना है, तो मुझे वो ले गए ना। तो कहने लगे मुझे ले गए ऐसे एक कोने में, तो वहाँ पर उनकी मुख्तलिफ पिक्चर्स लगी हुई थी, पिक्टोरियल लगे हुए थे। तो कहने लगे सबसे ऊपर आप मेरी निगाह पड़ी तो वहाँ पर कुछ लकीरें पेंसिल की वो हुई हुई थी। तो कहने लगे सबसे मेरे बेटे ने जब राइटिंग शुरू की थी, ये है वो तस्वीर। तो मैंने उसको कैद कर लिया। उसके बाद डे बाय डे उसने जो भी एक्टिविटी की है वो मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी। बिल्कुल, वो आप प्रिजर्व कर लेते हैं ना अपनी यादें। लेकिन बहुत सारे लोग ना इस बात से भी सैड हो जाते हैं कि हम अपना बचपन याद आ रहा है, हमने बहुत कुछ ये देखा। बचपन हमेशा अच्छा होता है, चाहे गरीब का बचपन हो, आपका अमीर का बचपन हो, लेकिन बचपन जो होता है ना वो बहुत इनोसेंट होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा चलिए जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते चले जाएँ कि ई चालान का जो है वो नफाज हो गया। ट्रैफिक पुलिस के नाके ख़त्म और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर कम अज़ कम 20,000 रुपये जुर्माना होगा। तो बस इस हवाले से आप जो है वो होशियार रहें कि अब जुर्माना होगा, तो बड़ी एहतियात करनी है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, अब एक और ख़बर जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं, और ये खबर है जी वर्ल्ड बैंक वफ़द की वज़ीर आपाशी सिंध से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के वफ़द से वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने मुलाकात की है। सूबाई वज़ीर ने वफ़द को बताया कि मुल्क में सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है, और मुलाकात में सिंतास मुआहदे, सक्कर और गुड्डू बैराज और रिहैबिलिटेशन और केनाल की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई है। जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। तो ये सारी वो डेवलपमेंट है जो हमने आपके साथ में शेयर किया है। अच्छा खुर्शीद भाई, अब ये जो फ्लड है, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स यूजुअली आपने तो ये फ्लड कवर किया होगा, मैंने इस तरह से फील्ड पे जाके या इस तरह से इसके बारे में कभी इसकी कवरेज नहीं की। लेकिन ज़रा ये बताएं कि ये जो फ्लड है इसके आफ्टर इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और इसको किस तरीके से हुकूमतों को या इंतज़ामिया को हैंडल करना चाहिए। देखिए 2010 में सैलाब आया, और उसके बाद फिर अब ये सैलाब की सूरत हुई है, और इस तरह मुख्तलिफ आफात, कुदरती आफात जो है वो आती रहती हैं। अभी जो इस वक्त का फ्लड का सिनेरियो था बोनेर में, सवात में, कागान, नारान, ये सारी उस तरफ का जो हमारा जो पोर्शन है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ। फिर पंजाब के कुछ सेक्टर्स में लेकर आ जाएँ, वज़ीराबाद, हाफसाबाद, और फिर भावलपुर के कुछ नवाई गाँव, फिर इसी तरह सिंध के अंदर जो है वो कश्मोर, कनकोट, कंबर, शहदादकोट और दादू की जो दादू से तकरीबन कोई 18 किलोमीटर की दूरी पर जो है सैलाब आया। सैलाब आने के बाद जो है वो सबसे बड़ा काम होता है उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी बहाली के ऊपर काम करना। और फिर जब सैलाब मौजूद हो उस दौरान भी लोगों को अकोमोडेट करना पड़ता है। देखें उस सैलाबी पानी में सांप भी आ जाते हैं, फिर मच्छरों की बहुतात होती है। उस वक्त लोगों की जान बचाना सबसे अहम होता है। किस तरह से लोगों की जान बचाई जाए, कि उसमें शीर ख्वार बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। सबसे पहला तो इस वक्त हमारे मुल्क में जो हमारी समाजी तंजीमें हैं, मुख्तलिफ समाजी तंजीमें हैं, जिसमें अल-खिदमत फाउंडेशन है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है, ईदी है, सैलानी है, छीपा है, और बहुत सारी जो बहालियात पर काम कर रही हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि वो बग़ैर गवर्नमेंट के सपोर्ट किए वो अपना काम जो है वो इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं। खैमा बस्तियाँ कायम की हुई हैं, उस खैमा बस्तियों के अंदर उनको खाना पहुँचा रहे हैं। खाने के बाद जो है वो उनको सोलर प्लेट्स दिए हुए, पंखे दिए हुए हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग की अभी हाल ही हमने उसकी कवरेज की है, तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने तकरीबन कोई 8,500 से 10,000, 15,000, 20,000 लोगों को अकोमोडेट किया है। खैमे दिए लगा के, उन खैमों के अंदर जो है वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दी हैं, मतलब रहने के लिए उनको अच्छा टेंट दिया हुआ है, फिर खाना पहुँचा रहे हैं, उनको नाश्ता दे रहे हैं, फिर वहाँ पर जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स दे रहे हैं उनको, कि किस तरह से जो है वो कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है। फिर उसके बाद जो है वो गर्मी बहुत शिद्दत की है वहाँ पे, लाइट का निज़ाम दरम बरम हो चुका है, उनको जो है वो सोलर प्लेट्स, पंखा उनको दिया है ताकि वो अच्छा। फिर उसके बाद खुश्क राशन उनको दे रहे हैं कि कम से कम आप जो है वो उसको कुछ ना कुछ अकोमोडेट हो जाए। तो
सैलाब आने के बाद बहाली का काम जो है वो सबसे अहम है कि लोगों के घर उजड़ गए, जो काश्तकारी करते थे उनकी फसलें तबाह हो गई हैं। देखिए पंजाब में इस वक्त अगले साल की काश्त जो है वो शुरू होगी बाद में, पूरे जो काश्त जो हमारी फसल थी वो तबाह हो गई है। हाँ। कपास की फसल है, गन्ने की फसल है, मिसाल के तौर पे कोई भी फसल है, सब्जियां हैं, चावल है, गंदम है, कोई भी है, वो तमाम काश्त जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट को बड़े पैमाने पे एक रिलीफ देने की ज़रूरत है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, वो बड़े पैमाने पे लोगों को रिलीफ दे। काश्तकार जो भाई हमारे ना, अच्छा काश्तकार जो होता है वो अपनी ज़मीन पे जो है वो फल उगाता है, सब्जियां उगाता है, उसको जो एवरेज है जो मुनाफा शरह वो कब मिलती है, वो मंडी लेके जाता है, उसके वहाँ पैसे फंस जाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, उसको खाद नहीं मिलती। तो इस वक्त मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पे मेगा रिलीफ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहिए, पंजाब हुकूमत को भी देना चाहिए, केपी में भी देना चाहिए, सिंध में भी देना चाहिए, ताकि जो हमारा गरीब किसान है ना, गरीब हारी है, अगली साल की फसल की वो तैयारी करे और जिसको नुकसान हो गया है उसको वो कम से कम अकोमोडेट हो जाए, कंपनसेट हो जाए उसको। चलें जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए और अक्सर हमारे शो पर आए और आज हमने दिल खोल के जो है वो स्टूडेंट्स के हवाले से बात की, कुछ बचपन की यादों को रिकॉल किया और आपको बताने की कोशिश की कि ये यादें जो होती हैं इनको महफूज करें। ये जो आपका बचपन है, ये जो आपका स्टूडेंट लाइफ का टाइम है ना, इसको अच्छा गुजारें, अच्छे दोस्तों के साथ गुजारें। यकीन करें थोड़े अरसे बाद, 2-3 साल बाद जो है ना, आपको बड़ा प्राउड होगा कि आपने बहुत सारी जगहों पर जो है बहुत अच्छे फैसले लिए कि आपने अपने माँ बाप की सुनी। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई अब बात करते हैं उस मसले की जो हर घर का मसला है और मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही मसला है, वो है कॉकरोच। अच्छा, समझ में नहीं आता कि आप जितनी भी सफाई रख लें, आप मतलब हर चीज़ डिस्पोजेबल रख लें, हर चीज़ को आप एयर टाइट बॉक्स में रख लें, लेकिन ये जो कॉकरोचेज़ है ना, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और फिर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, मैंने सोचा कि ये करना चाहिए कि आप लोगों को भी एक अच्छी सी रेमेडी बतानी चाहिए और ये मैं ख़ुद भी आज अप्लाई करूँगी जाके। अच्छा, ये रेमेडी जो है ये इस तरीके से है कि आपने कॉकरोच का करना है ख़ात्मा, तो आपने ये करना है कि 2 खाने के चम्मच चीनी लेना है, आधी प्याली आटा लेना है, फिर उस आधी प्याली आटे में आपने आधा प्याला जो है वो पाउडर दूध, सूखा दूध जिसको कहते हैं, वो मिलाना है, आधी प्याली बोरिक पाउडर आपने इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको आटे की तरह सख्त करके गूंद लेना है और फिर इसकी जो छोटी छोटी गोलियां हैं वो बनानी है और फिर वो आपने अलमारियों में जो कबर्ड्स होते हैं किचन के वहाँ पर, और फिर आपने जो है वो 2-2 गोलियां रख देनी है। तकरीबन 6 से 8 महीने बाद आप ताज़ा गोलियां बनाकर डालें, लेकिन शुमाइला के मुताबिक 1 हफ्ते में ही आपके जो लाल बेग हैं यानी जो कॉकरोचेस हैं वो आपके घर से ख़त्म हो जाएंगे। और आज ये रेमेडी जो है मैं ख़ुद भी जाके अप्लाई करने वाली हूँ और मैं फ़िक्स 1 हफ्ते बाद आपको बताऊँगी कि ये लाल बेग जो हैं इनका ख़ात्मा हो सका या नहीं हो सका। अच्छा जी, अब एक और खबर जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, इट्स अबाउट अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन। अच्छा, वैसे तो ये फैमिली ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस रहती है अपने लुक्स के बारे में, अपने पिक्चर्स के बारे में, अपने फैमिली परसेप्शन के बारे में, लेकिन उतना ही ज़्यादा इनके बारे में बहुत कुछ सामने भी आता रहता है। लेकिन इस दफ़ा इन दोनों ने मिलके जो है वो गूगल के हवाले से बात किया और इन्होंने स्पेशली जो AI टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो डीप फेक वीडियोस या पिक्चर्स का इस्तेमाल होता है उसके हवाले से बात की है। और एक्चुअल में इसकी डिटेल्स क्या हैं ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि बॉलीवुड की मारूफ जोड़ी यानी कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, जो कि कई वजूहात की वजह से जो है वो ख़बरों में रहते हैं, इस दफ़ा इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने सर्च इंजन गूगल और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ख़िलाफ़ ही मुकदमा दायर कर दिया है। और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक जो है बॉलीवुड की इस जोड़ी ने नई दिल्ली हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में AI से तैयार करदा डीप फेक और जाली वीडियोज़ की बुनियाद पर तकरीबन 4 करोड़ रुपए हर्जाने का मुतालबा किया है। अदाकारों ने अपनी दरख्वास्त में यूट्यूब पर मौजूद उन वीडियोज़ के सैकड़ों लिंक्स और स्क्रीनशॉट्स पेश करते हुए इन वीडियोज़ के ख़िलाफ़ मुस्तकिल पाबंदी आयद करने की इस्तदा भी की है। अदाकारों ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मज़कूरा मवाद न सिर्फ हमारी साख को नुकसान पहुँचाने का बायस है बल्कि हमारे चेहरों और आवाज़ों का इस्तेमाल हमारे शख्सी और तख्लीकी हुकूक की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल के वकील से तहरीरी जवाब तलब करते हुए अगली समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी है।
तो ये इनिशिएटिव जो है डीप फेक वीडियोज़ के हवाले से या फेक पिक्चर्स के हवाले से जो है लिया गया है। और एआई टेक्नोलॉजी जो है ये वाकई इसका इस्तेमाल, कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और आपके पास अगर एक टेक्नोलॉजी है तो उसका आप अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब अगर कोई एआई को गलत इस्तेमाल कर रहा है और स्पेशली बड़े स्टार्स को आप टारगेट करते हैं या किसी की भी आप डीप फेक वीडियो या फिर पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका ये राइट है कि वो इस बारे में बात करे। और अगर इनके पास इतना जो है ना, कहना चाहिए कि हौसला है या इतनी हिम्मत है, क्योंकि आम लोगों की अगर इस तरह की फ़ेक पिक्चर्स निकलती हैं तो वो सोशल मीडिया पर आते हैं और कहते हैं कि ये फ़ेक है एंड दैट्स इट। उसके अलावा वो पिक्चर्स वहाँ पड़ी रहती हैं, लोग उनको सच समझते ही रहते हैं, कई लोगों तक उनका इंटरव्यू पहुँचता या नहीं पहुँचता। तो अगर आपके अंदर भी इतना हौसला है तो कोई भी आपके साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश करे जिस पे आपको शक हो या आपको लगता है आपके पास रेलेवेंट चीज़ें हों, तो आप ज़रूर उसके हवाले से आवाज़ उठाएं और उसको आइडेंटिफाई करें। ये डीप फेक वीडियोस और ये फेक पिक्चर्स का जो सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए और इसकी अवेयरनेस हर घर में बैठी हुई हर लड़की और लड़के को होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के साथ है, ये तो कॉलेज स्कूल में कहीं पर भी किसी के भी एनिमीज़ हो सकते हैं, किसी से क्लैश हो सकता है, तो उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्किल्स को सीखें और ये जानें कि किस चीज़ को आपने कैसे हैंडल करना है, जस्ट लाइक देम। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, लेकिन शायद ये जो टीचर हैं इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि जो मासूम बच्चा है, जो कि ऑटिज़म का शिकार बच्चा है, उसको कैसे हैंडल करना है। और उसको इन्होंने जो है वो थप्पड़ जड़ दिए। वाक़या क्या है? वाक़या ये है कि ऑटिज़म सेंटर में खुसूसी बच्चे जो है वहाँ पर बैठे हुए थे, जिसमें ये वीडियो हम देख सकते हैं कि खातून है एक जो कि बच्चे पे तशद्दुद कर रही हैं। अच्छा, ये खातून असिस्टेंट हैं जिनको बरतरफ कर दिया गया। शहर कैद में गुलशन इकबाल में वाक़ ऑटिज़म केयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां एक खातून असिस्टेंट सफ़िया नाज की जानिब से दिमागी कमज़ोरी के शिकार 9 उम्र बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के बाद इदारे ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून असिस्टेंट को नौकरी से बरतरफ कर दिया। SHO गुलशन इकबाल नईम राजपूत के मुताबिक इदारे के ऑफिसर की मुद्दत में सफ़िया नाज के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके तहत भी दफ़ा कायम की गई है इन पे। अच्छा जी, पुलिस का कहना है कि वाक़ई की तफ्तीश जारी है और मुतासरा बच्चे के अहले खाना से भी रब्ता किया जा रहा है ताकि मुकम्मल हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें। अच्छा, ये आपने देखा कि ये टीचर हैं और इनकी जो जॉब है वो ये है कि ये जो मासूम बच्चे हैं जिनको ऑटिज़म है, जिनको तवज्जो चाहिए, जिनको प्यार चाहिए, अगर आप वहाँ पर जॉब करते हुए जो आपकी ज़िम्मेदारी है उनकी केयर करना, उनके साथ उनकी स्किल्स को आगे लेके आना, उनकी हर अच्छी बुरी बात को जो है समझ के आगे बढ़ना, और वहीं अगर आप इस तरह से मारना शुरू कर देंगी और ऐसे बच्चों को, तो आप सोचें कि कितना बड़ा जुल्म है। उनके पेरेंट्स वहाँ मौजूद नहीं हैं, उन्होंने आपकी ज़िम्मेदारी पे जो है वो अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ा है कि आप वहाँ पर उनको स्किल्स सिखाएंगे, उनको कम्युनिकेशन सिखाएंगे, उनकी जो है वो एंगर को कम करेंगे। लेकिन उल्टा अगर आप उनके ऊपर इतना तशद्दुद करेंगे तो मेरे ख़्याल में ये तो इंसानियत की मतलब खुली खिलाफ वर्जी कह लें, ये इस पे तो कानून हरकत में आएगा। तो ये वो ख़बरें, ये वो सारी बातें जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अभी यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम करेंगे ढेर सारी बातें और हमारे साथ 2 बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ मौजूद होंगी और फिर हम ये जानेंगे कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान ये तीसरी शख्सियत कौन होती है। ये घर बनाने के लिए होती है या घर बिगाड़ने के लिए होती है। हस्बैंड के मुताबिक ये जो तीसरी शख्सियत होती है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन फिर जब ये एग्जिस्ट करती है तो इस तरह से एग्जिस्ट करती है कि बहुत सारे लोगों के घर बन जाते हैं और बहुत सारे लोगों के घर टूट जाते हैं। अब ये तीसरी शख्सियत कौन है और इसका हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पर क्या असर होता है, इस पर करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हम तीसरी शख्सियत के हवाले से उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक से हट के बात करने जा रहे हैं कि ये तीसरी शख्सियत आपके हस्बैंड का दोस्त भी हो सकता है और आपकी जो हस्बैंड है या जो आपके सराउंडिंग में जो रिश्तेदार हैं वो भी हो सकते हैं। So stay with us.
वेलकम बैक। तो भाई बात करेंगे कि हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में ये तीसरी शख्सियत कौन होती है। अच्छा, अभी जब हम ब्रेक पे थे तो हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि ये कौन कौन हो सकता है। इसमें जो है वो सास नंदे भी हो सकती हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, कज़न्स भी हो सकते हैं, वो तीसरी कोई लड़की भी हो सकती है, दूसरी लड़की भी हो सकती है, या फिर वो हालात भी हो सकते हैं जो कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान आ जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर उनकी ज़िंदगी जो है बिगड़ गई और कहाँ कौन से मामलात जो हैं उनसे संभल नहीं पाए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो सैयदा हिरा शराजी मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमारे साथ जो हैं वो हानिया काज़मी मौजूद हैं जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं। अच्छा जी, इन दोनों को वेलकम करते हैं शो में और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। आज की तीसरी शख्सियत कौन है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? हिरा बड़े दिनों बाद आप शो पे आई, बल्कि हानिया भी बड़े दिनों बाद हमारे शो पे आई। चले जी, आज हमारे दो बड़े फेवरेट मेरे पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। हानिया, तीसरी शख्सियत कौन होती है? जैसा आपने कहा सबा कि कोई भी चीज़ हो सकती है, जहाँ गैप होता है ना वहाँ पे कोई ना कोई फीलिंग आती ही है। ये नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ है कि जहाँ जगह होगी वहाँ कुछ ना कुछ आएगा। इसमें जैसे आपने कहा हालात भी हो सकते हैं, जैसे आजकल बहुत हालातों के मसले हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, दूरी किसी भी लेवल पे बढ़ सकती है, फैमिली का इंटरफेरेंस, क्योंकि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम का बहुत रुझान है, तो फैमिली इंटरफेरेंस, क्योंकि हर किसी को अपनी राय देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी ज़िंदगियों में, तो फैमिली भी हो सकती है। इसके अलावा जब डिस्टेंस एक बार आ गया ना तो उसको कोई भी फिल कर सकता है, चाहे वो एक दूसरा इंसान हो आपकी लाइफ में इमोशनल अटैचमेंट के सूरत में, या कोई भी ऐसी कमी जो आपने रिलेशनशिप में छोड़ी हो वो कोई और फिल कर सकता है। ये तो अंडरस्टूड बात है। सही, कोई भी कमी जो है वो कोई और फुलफिल कर सकता है आपकी, क्योंकि जब आप कहीं गैप या स्पेस छोड़ते हैं, हानिया कह रही हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। हिरा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आप क्या सोचती हैं कि लोगों के घरों में लोग जो नाचाकी होती है, हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं या जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये कोई लोगों के दिमाग में तो यही बात आती है ना कि ये कोई लड़की होगी, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आपके ख्याल में क्या वजूहात होती हैं? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सबा, आजकल की जो सिचुएशन है तो ज़्यादातर होता यही है कि वो कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे कहते हैं वो भी होता है। हाँ। ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि जिस तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है, जिस तरह से हम अपनी तहजीब को भूल कर दूसरे लोगों को कॉपी कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत फैक्टर है जो हो सकता है। हाँ। अच्छा, ये होता क्यों है और कौन लोग ऐसे होते हैं जो इस तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं? हम देखते हैं, अगर हम अल्लाह ताला और कुरान मजीद के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे वो हस्बैंड हो या वो वाइफ हो, इन दोनों में से कोई भी अगर जो है वो बेवफाई कर रहा है या ख़यानत कर रहा है या चीट कर रहा है, तो या तो उसने कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी नहीं है कभी, या पढ़ी है तो इसको समझा ही नहीं है कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि परवरदिगार ने तुम्हें उसका लिबास बनाया है और उन्हें तुम्हारा लिबास बनाया। तो परवरदिगार ने तो लिबास बनाया, यानी बिल्कुल कवर करने वाला, बिल्कुल ढकने वाला। लेकिन अगर आप एक दूसरे से, चाहे बीवी हो या शौहर हो, आप एक दूसरे से खयानत कर रहे हैं, तो आप अपनी बीवी को तो धोखा दे सकती हैं या आप अपने शौहर को धोखा दे सकती हैं, अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते ना। खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं आप। दर हकीकत ये क्या है? ये खुदा की नाफरमानी है। फिर हम देखते हैं ये होता क्यों है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, सूरह रोम में आयत नंबर 21 है कि मिन आयाती, अल्लाह की निशानियों में से है। यानी ये जो शौहर और बीवी का रिश्ता है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट रिश्ता है कि अल्लाह की निशानियों में से है। खुदा कह रहा है कुरान में कि अल्लाह की निशानियों में से कि उसने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं। और क्यों बनाए? फिर आगे अल्लाह कह रहा है ले तस्कूनु इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। सुकून के लिए बनाए। जो खातून होती है ना, जो बीवी होती है, उसको परवरदिगार ने सुकून के लिए बनाया कि मर्द अपना ज़हनी सुकून, अपना जिस्मानी सुकून, अपनी ज़िंदगी का सुकून उससे हासिल करे। और सुकून की जगह कौन सी होती है? घर होती है। हम ट्रेवल करते हैं पूरी दुनिया में, आते जाते हैं, सबसे ज़्यादा जल्दी जब हम वापस आ रहे होते हैं तो बस घर पहुँचना है, घर, क्योंकि हमारे लिए सुकून की जगह घर है।
अब अगर एक शख्स को घर के अंदर ही सुकून नहीं मिलेगा, वो चाहे दुनिया में चला जाए, सैर सपाटा करने के लिए चला जाए, किसी भी अय्याशी के अड्डे में चला जाए, कहीं भी चला जाए, वापस तो वो अपने घर में ही आएगा ना। लेकिन तब भी वो बेचैन रहेगा क्योंकि उसको घर में सुकून नहीं है। तो घर का जो माहौल है ना, उनके बुनियादी लवाजमात में से तस्कीन है, सुकून है। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि फिर मैंने तुम दोनों के दरमियान, फिर आगे आयत का तर्जुमा ये कि तस्कीन की खातिर बनाया और तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत रख दी, शफकत रख दी, नर्म दिली रख दी। तो एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो दीनदार भी होते हैं, लेकिन वो औरत को ना बस समझते हैं कि ये मेरी खिदमत के लिए, थोड़ी कंजूसी भी करते हैं। ये भी फैक्टर है, देखने में आया है कि वो कहते हैं नहीं भाई बस ये खिदमत करे और मैंने इस पे स्टैंड कुछ नहीं करना, मैंने खर्च कुछ, ये भी फैक्टर हो सकता है। फिर वो आपके सामने तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन आपके बच्चों को पॉइजन करेगी। फिर वो आपकी बुराई, फिर फैक्टर्स यहाँ से डेवलप होंगे कि वो आपकी भी बुराई करेगी, घर वालों की भी बुराई करेगी, फिर चाचा फूफी, इस तरह से ये विलन्स बन जाएंगे। और जो ननिहाल वाले दूसरे रिश्ते होंगे, खाला मामू नाना नानी, ये हीरोज बन जाएंगे। और यही हो रहा है सोसाइटी में। तो आपने देखना है कि लैकनेस कहाँ पे, वो लैकिंग कहाँ पे हो रही है, जिस वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो रही है। और हमारे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो सुलह कराने पे उनका फोकस नहीं होता। वो इतनी सी भी अगर कोई चिंगारी देखते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि हम इसमें ऑयल डालें, इसको भड़काएं, ताकि ये मामला और ज्यादा बढ़े। जबकि दीन तो कहता है कि अगर तुम दो लड़े हुए लोगों में सुलह करा दो, अल्लाह तुम्हें लैलतुल कदर में जागने का सवाब अता करे। देखो जरा कि सुलह कराने का कितना सवाब है, दो लोगों लड़े को हुए मिलाने लोगों। का कितना सवाब है। लेकिन यहाँ पर लोग दूसरों का घर तोड़ने में लगे हुए होते हैं। हानिया, जिस तरह से अभी बात की हिरा ने, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया कि भाई ये सिचुएशन हो जाती है। वहीं आज के दौर में एक तो जो बात की हिरा ने कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो समहाउ कुछ केसेस में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो होती है वो प्रॉब्लम होती है जब सिंपैथी जो है ना कोई गेन करके कोई ऐसा बंदा मिल जाए। मतलब आपका कोई आपका जो भी हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है, अब उसको जहाँ से सिंपैथी मिलेगी ना, वो वहीं उस सिंपैथी के साथ ही जो है ना वो स्टक हो जाएगा। और वो सिंपैथी जो है वो चलते 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 उस रिश्ते में इतनी दरार आ जाएगी। मतलब वो कोई बंदा हो या बंदी हो, वो किसी थर्ड पर्सन पे इतना ज़्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं कि वो अपने ही लोग ना बुरे लगने लग जाते हैं कि भाई ये जो मेरा बंदा है या मेरी बंदी है ना, इसमें ये प्रॉब्लम है। अब ये जो थर्ड पार्टी है जो सिंपैथी लेती है आपसे और आपकी सारी बातें सुन के आपको बताती है नहीं तुम ठीक कह रहे हो, इनको मेरा मशवरा ना शुरू से यही है कि जब भी आप किसी के सामने अपनी कोई प्रॉब्लम बयान करें, स्पेशली अव्वल तो करें ही ना, अगर स्पेशली आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसने यही कहना है कि आप ठीक हैं और आपकी वाइफ गलत है, या आप ठीक हैं आपका हस्बैंड गलत है, क्योंकि उसको दूसरी साइड की स्टोरी नहीं मालूम। वो तो आपको ही जानती है, वो तो आपको ही देख रही है, वो तो आपकी स्टोरी पे बिलीव कर रही है। मगर जब भी आप किसी के हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप की कहानी सुने तो टू साइड स्टोरी सुने, कभी सिंगल साइड स्टोरी नहीं सुने। इस वजह से कितना लॉस होता है लोगों को कि वो सिंगल साइड स्टोरी सुनाते, सिंपैथी गेन करते, और फिर उसके बाद जो है वही लोग आके कहते हैं कि जी हमें तो फ़लाँ लड़की ने या फ़लाँ दोस्त ने ये कहा था, वो बिल्कुल ठीक थी, तुम गलत हो। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हानिया से बात करेंगे। चलिए जी, ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो तीसरी शख्सियत है ये कैसे आ जाती है लोगों के बीच में, और ये जो सिंपैथी लेके वन साइड स्टोरी सुनते हैं, ये कौन से लोग होते हैं हानिया? देखिए सुबह, हमारी ना ह्यूमन नेचर है, हमारी एक ह्यूमन बेसिक नीड है, जिस तरह खाना पीना हमारी नीड होती है, वो है एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन। ठीक है, अगर मैं एक इंसान हूँ, मैं एक बीवी हूँ, ठीक है, मैं अपने रिलेशनशिप में या इवन अगर औलाद भी हूँ, बेटी हूँ, तो अगर मुझे ये फील होगा ना कि मेरे माँ बाप मेरी किसी भी एफर्ट को एक्नॉलेज नहीं करते और उनको मेरा कुछ भी किया नज़र नहीं आ रहा होता, या मेरी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं कर रही किसी भी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे आता है मसला। देखें, हर किसी को ना वैलिडेशन चाहिए लाइफ में। वो मियाँ बीवी का फ़र्ज़ है एक दूसरे को वैलिडेट करना, एक्नॉलेज करना। अगर जो एफ़र्ट, हर कोई अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एफ़र्ट दे रहा होता है, कोई कम दे रहा होता है, कोई ज़्यादा दे रहा होता है, ठीक है, तो एफ़र्ट देने के बाद ना हमें एप्रिसिएशन, दो लफ्ज़ प्यार के, दो लफ्ज़ दुख बांटने के, ये सब की नीड है।
जब ये चीज़ें नहीं दे रहा होता ना कोई भी एक पार्टनर, तो वो जिसको नहीं मिल रही होती ना, तो वो इधर उधर बात करके वो वैलिडेशन, वो एक्नॉलेजमेंट ले रहा होता है। चाहे वो, जैसे अगर लड़की की बात करें, वो अपने माँ बाप को अपने दुखड़े सुना के वैलिडेशन ले रही हो, दोस्तों को दुखड़े सुना के वैलिडेशन ले रही हो, या किसी बाहर के मर्द को सुना के वैलिडेशन ले रही हो। सेम गोज़ फॉर ये भी मर्द। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना कि हानिया आप कौन सी बात किससे डिस्कस कर रहे हैं। सारी बातें सबसे डिस्कस नहीं की जाती, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ को आप जितना पर्सनल रखेंगे ना तो उतना आप सुकून में रहेंगे, अमान में ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन देखिए तभी जैसे इन्होंने कहा लिबास है मियां बीवी एक दूसरे का, तो वो लिबास प्रोटेक्ट करना दोनों की आपसी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर मेरा शौहर मेरा लिबास है ना, तो उसका फर्ज है कि मेरी हर चीज़ को प्रोटेक्ट करे और मुझे हर तरीके से ढांके। ठीक है, अगर वो कहीं भी लैक करेगा ना, तो कहीं ना कहीं से मैं ढांकने के लिए जो है ना रिसोर्स लाऊंगी, चाहे वो मेरे माँ बाप की सपोर्ट हो, चाहे वो मेरे बहन भाई की सपोर्ट हो, मेरी दोस्त की सपोर्ट हो, कहीं से भी। ठीक है, इसी तरह मर्दों के लिए देखें, आजकल की दुनिया जो है ना आसान नहीं है यहाँ ज़िंदगी गुजारना। फाइनेंशियली भी देख लें, सोशली भी देख लें, बहुत ही अफरा तफरी का दौर है, ख़तरनाक दौर है जिसको कहते हैं। एक मर्द बाहर से पूरा दिन अपना हशर ख़राब करके घर आ रहा है, जैसे उन्होंने कहा सुकून घर में ही मिलता है ना, और वहाँ आके वो देख रहा है कि यार उसको कोई वैलिडेशन नहीं मिल रही, बीवी सिर्फ डिमांड्स कर रही है, आगे से उसको कहीं से भी वो चीज़ नहीं मिल रही कि यार हाँ ठीक है आप थके हुए आए हैं, या कुछ भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही। तो एक्नॉलेजमेंट जहाँ मिलेगी वहाँ जाएगा। सही है। इसका सबसे बड़ा तरीका, हम सारे जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको बैठ के ना आपस में बात करने की ज़रूरत है। हम बात नहीं करते, हमारे घरों में बात नहीं होती। खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल पे लगे हैं, ठीक है, बिस्तर पे साथ भी लेटे हैं, मोबाइल पे लगे हैं। पूरा दिन की बात करो, कैसा दिन गुजरा, क्या मसाइल हैं। हम क्योंकि हमें लग रहा होता है कि अगला बंदा हमें समझेगा नहीं, तो हम बात ही नहीं करते। जब तक बात नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, वही शेयरिंग जो कहीं और कर रहे हो वो एक बार अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से तो करके देखो। ठीक है, हाँ सही है, एक आध बार नहीं समझा जाएगा, लेकिन टाइम, क्योंकि देखें अब रहना तो वहीं है ना, कहीं भी जाओ वापसी तो वहीं आना है। तो बेहतर है कि वही रिसोर्स वहाँ ढूंढे ना। हाँ, अच्छा, जिस तरह से आपने कहा ना कि एक तो बात नहीं करते, दूसरा एक और चीज़ ये भी है कि ये जितने भी इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, अभी पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो तीसरी शख्सियत जो कोई तीसरी लड़की होती है किसी बंदे की ज़िंदगी में, होता ये है कि यूजुअली लोग शादी करने के मूड में नहीं होते। मैं दूसरी शादी की बात कर रही हूँ कि यूजुअली लोग मूड में नहीं होते। वो क्या करते हैं, कोई ऐसा सिंपैथी फ्रेंड ढूंढते हैं या ऐसा कोई सहारा ढूंढते हैं जो बस रोज़ाना जो है वो उसको कुछ कहते रहें और उनको जो है ना वो वहाँ से ये सुनने को मिलता रहे, नहीं यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। तो दे फील गुड कि नहीं आई एम राइट, आई एम राइट। क्योंकि घर से अगर आप अपनी वालदा से भी बात करते हैं तो आपको रिबर्टल आता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, तो आप अपनी वालदा से भी कहते हैं अम्मी आप तो ऐसे, मतलब आप जाहिर है इसी तरीके से आपकी बीवी हो, बहन हो, कोई भी घर में हो, तो वो आपकी बात को उस तरह से रजिस्टर्ड नहीं करते कि नहीं भाई गर्मी है बाहर। लेकिन यही बात अगर आप किसी थर्ड पार्टी से कर रहे हैं तो शी विल से कि आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। तो क्या होता है कि लोगों को ये बात अच्छी लगना शुरू हो जाती है कि नहीं भाई देखो मेरी बीवी ने तो इस बात के लिए मना कर दिया था और अगली बंदी ने इस बात को इंडोर्स कर दिया। तो ये ज़रा बताएं कि इस तरह की जो मर्द हजरात होते हैं जिनको शादी नहीं करनी होती, सिर्फ सिंपैथी चाहिए होती है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है, और जब कहीं ना कहीं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खुल जाता है तो उसके बाद वो उनको बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, छोड़ देते हैं और वो कहते हैं जी मैं तो अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता। उस वक्त वो जो खातून होती हैं उनकी वैल्यू कितनी सी हो जाती है, या उनको ये पता लग जाता है कि भाई मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, मैं तो सिर्फ इसलिए साथ थी, ये सारा कुछ तो इसलिए था कि मैं तो सिर्फ यस 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 कर रही थी। ये कितना बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है उन ख़वातीन के लिए जो इस तरह से कर रही होती हैं, और उन वाइफ्स के लिए कितना बड़ा इम्तहान होता है जो इस सारी चीटिंग प्रोसेस से गुजरी होती हैं अपने हस्बैंड की। देखिए हलाल रिश्ता ना हलाल होता है। हाँ सही है। एक तो इस चीज़ की पावर, हाँ। हलाल होने की पावर, अल्लाह मियाँ की तरफ से जो हमें चीज़ें मिली हुई हैं उसकी पावर हर चीज़ पर हावी है। सही, नंबर 1। नंबर 2, एक बीवी है ना तो वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं है, उसका रिश्ता आपके घर वालों से भी है, वो आपके बच्चों की माँ भी है, हाँ। वो आपके घर की मलका भी है, हाँ। सब कुछ वो एक बीवी है। लेकिन हाँ। वो एक लड़की है जिसको आप बाहर से लिफ्ट करा रहे हैं, वो सिर्फ क्या है, आपकी सोर्स ऑफ वैलिडेशन, आपकी इमोशनल अटैचमेंट। हाँ। तो जब ये चीज़ें खुलती हैं और दाव पे लगती है ना हर चीज़, हाँ। तो फिर वो छोटा वाला लॉस ज़्यादा सही लग रहा होता है बजाय इसके कि बहुत बड़े लॉस। भाई अगर आपको किसी से आपको वाकई कोई दूसरी शादी करनी है तो आप कर लें और आप जाके प्रपोजल दे दें और अपनी वाइफ को भी बता दें और आपने जो कुछ करना है तो आप कर लें। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। यूजुअली ये होता है हिरा कि लोग जो हैं वो 2 रिलेशनशिप चला रहे होते हैं लेकिन एक को इंडोर्स नहीं कर रहे होते।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर वो जब ओपन हो जाता है ना, हाँ, डिस्क्लोज हो जाता है हाँ, सारा मामला, तो फिर वो जो बंदी होती है ना उसकी वैल्यू कोई नहीं रहती। हाँ। फिर उस वक्त उसको पता चलती है कि मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल हाँ, वैल्यू क्या है। क्योंकि वो फिर कहता है कि मैं तो बहक गया था। हाँ। और बीवी भी को भी अपने साथ कर लेता है, वो यही होता है। उसने तो माफ करना ही है ना, उसने क्या करना है, वो उसने भी तो वो जाहिर भी है कह माफ देती है करना कि ना इसने ना मेरे हस्बैंड को बहका दिया था, हाँ। तो ना ये इसके बहकावे में आ इसके गया था, बहकावे में आ वो गया था। माफी तलाफी कर हाँ। लेता है और वो दोनों फिर से सेटल हो जाते हैं। लेकिन बात उसकी इज्जत पे आ जाती है जो इतना शर्मनाक काम कर रही हाँ। थी खातून, कि आप किसी का घर बसा हुआ है, किसी के बच्चे, हाँ। उसके बावजूद आप उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करें। इसका रीजन क्या है? हाँ। इसका रीजन दुनिया कोई लॉयल्टी नहीं होती आजकल के जमाने में। दुनिया जो समझती है ना, इसका रीजन कि आपने उसको एक एटीएम मशीन समझा था, हाँ। एक कैश निकालने की रिसीव करने की मशीन समझा हुआ था, इसलिए आप उसको इतना मीठा मीठा बोल रहे थे। देखिए मर्द जो होता है ना, वो किसी औरत के पास जब जाता है एहसास के लिए, इज्जत के लिए, हाँ। जब उसको वो इज्जत, वो एहसास, यहाँ पे खातून की भी गलती है कि अगर वो जितना टाइम आप उससे लड़ाई में सर्व करती है ना, हाँ। उतना टाइम उसको इज्जत देने में, उससे मोहब्बत करने में, वो जो शादी का 1 साल होता है ना, हाँ, स्टार्टिंग वाला, exactly। फिर वही अगर वो वक्त वैसे ही गुजरे सारा, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कहीं और जाने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अगर अब होता ये कि चले गए, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं आप हाँ। जिनकी शादियां मेरा खराब हो, उस लड़की के बारे में जरा थोड़ा सा बात करें ना, जो होता है ना कि उनके साथ ये हो जाता है कि शादी भी नहीं कर रहे होते और फिर उनका नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं। हाँ। उन लोगों के साथ फिर क्या होता है, ये सोचें आप। हाँ, फिर वो डिस्क्लोज हो जाती है ना हाँ। बात एक से दूसरे को। अच्छा, क्या होता है, वो अपने अम्मी अब्बू को बताती है, हाँ। लड़की कॉल करके कि जी ऐसा ऐसा हो गया, हाँ। वो और 10 रिश्तेदारों को बताते, बात फैलती जाती है, अब फैलती सोसाइटी में भी बदनाम हो गए। हाँ। ये पीछे से ब्रॉटअप की भी बात होती है। अगर किसी लड़की को या किसी लड़के को एक ही वक्त में 5-5 लड़कियों से या लड़कों से चैटिंग करने की हाँ। आदत है ना, हाँ। वो शादी के बाद भी खत्म नहीं होगी। नहीं होगी। अगर उसको Nature इस cannot चीज be की, changed, इसकी लत है ना, जो माँ बाप समझते हैं ना, पहले वो अपने बच्चों को इसकी इस्लाह सिर्फ और सिर्फ दीन कर सकते हैं। अगर आप उनको इन आयात का मतलब समझाएं कि कुरान कहता है कि नेक के लिए नेक है हाँ, और बद के लिए बद है। यस, अगर यस। तुम फहाशी को इख्तियार करोगे, तुमने फहाशी इख्तियार की, तो अल्लाह से लड़के आप नहीं रह सकते। हर शख्स अल्लाह की रहमत का मोहताज है। सबा अगर कोई ये फहाशी वाला काम करता है, उसकी मईशत इससे जो है वो अफेक्ट होगी, उसकी पर्सनल जिंदगी, उसके सारे रिलेशनशिप, उसकी औलाद उसकी कभी फर्माबरदार नहीं हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, और वो भी उसी की तरह जो है वो बदकारी करेंगे। हम लोग का दारोमदार नियतों पर है। और बात सारी यही है कि पर्सनली मुझे बड़ा बुरा फील होता है उन तमाम लड़कियों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो कि अपना टाइम वेस्ट कर रही होती हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जिन्होंने उनको ये कहा होता है कि वो उनसे शादी करेंगे, और इन दी एंड जब वो अफेयर जो है वो डिस्क्लोज हो जाता है तो वो कहीं नहीं होती, और वो इधर वो बिल्कुल ऐसा होता है उनकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मेंटल हेल्थ खराब हो मेंटल हेल्थ खराब हो हर जाती वक्त है। यही सोचता रहता है मैं पकड़ा ना जाऊं, हाँ, मैं पकड़ी ना जाऊं, ये डिस्क्लोज ना हो जाए, और फिर इन दी एंड होता यही है हाँ। कि आप लोगों के सामने एक से दूसरे को बात, दूसरे से तीसरे को हाँ। सोसाइटी में वो बात फैलती है। अल्लाह ताला आपको एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि देखिए राइट्स तो दोनों के हैं ना, जो शख्स जो बंदा है उसके भी राइट्स हैं और जो लड़की है उसके भी राइट्स हैं, जो वाइफ है उसके भी राइट्स हैं। हानिया, ऐसी ख़वातीन को जिनको लगता है कि नहीं ठीक है वो उनसे ऐसे मर्द हजरात जो हैं उनके साथ इंटरेस्टेड हैं कि भाई वो उनसे दूसरी शादी कर लेंगे और अभी फ़िलहाल उनकी जस्ट बॉन्डिंग चल रही है और उन्होंने कहा हुआ अच्छा करते करते, ऐसी ख़वातीन के लिए आप क्या कहती हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो ये पता लगा लें कि भाई ये बंदा शादी करेगा या नहीं करेगा, या यहाँ पर ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। जिस दिन इसके घर में पता चलेगा, उसकी अम्मी को पता चलेगा, उसके अब्बू को पता चलेगा, उसकी बहनों को, उसकी बीवी को पता चलेगा, तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसी लड़कियाँ जो होती हैं ना, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फिर आप देखें मेंटल हेल्थ के इशूज़ होते हैं, नशे में आपको मुब्तला मिलेंगी। इन लोगों के लिए आप क्या कहती हैं, क्या मैसेज है एक्चुअली आपका? देखिए, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप किसी ऐसे इंसान के आसरे में आए ही नहीं जिसके ऑलरेडी रिश्ते चल रहे हैं। हाँ। अफेयर विद अ मैरिड मैन इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग, क्योंकि देखिए उसकी एक ज़िंदगी है। हाँ। देखिए मर्द है ना, मर्द का अल्लाह ने 4 शादियां किसी वजह से ही कही हैं कि 4 शादियां जायज़ हैं, क्योंकि मर्द की नीड शायद ज़्यादा होती है। हम तो कह रहे हैं ना ठीक है करें, लेकिन शादियां करें ना। हाँ। लेकिन अब उसी 4 शादियां जायज़ होने के अम्ब्रेला में हो रहा है ना ये सब कुछ। हाँ।
ठीक है, कि हमें तो अलाउड है तो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन करनी किसी ने भी नहीं होती। इस माशरे में वो एक ही शादी निभा लें, बड़ी बात है। हाँ। ठीक है, दूसरी शादी, और पहली बात तो किसी भी मैरिड आदमी के चक्कर में पड़ो ही नहीं। दूसरा, अगर पढ़ ही गए हो तो सबसे पहला जो हमारी चीज होती है ना, हमारी आंखों पे ना पट्टी बन जाती है। हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं ना, आंखों पे लड़कियों के पट्टी बन जाती है, सारी रेड फ्लैग्स इग्नोर करेंगी। वो बीवी, जब बीवी के सामने होगा वो आपसे बात नहीं करेगा। इस तरह की छोटी छोटी चीजें कि भाई तुम सेकंड ऑप्शन हो, वो रिलेशनशिप में पता चल रहा होता है। लेकिन क्योंकि हम इतने इन्वॉल्व होते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं, पट्टी बंधी हुई होती है कि हमें नजर ही नहीं आ रहा होता कि हम इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। नहीं तो क्या चीज देख के इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैसे देख के इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब आप सोचे कि अगला बंदा अपनी वाइफ के सामने आपका फोन अगर नहीं उठा रहा है तो आपकी क्या एग्जिस्टेंस है। तो मतलब कितनी ग्रीडीनेस हो गई, कितने पैसों का लालच हो गया। यानी होता क्या है देखो, पैसा नहीं मैटर, पैसा हर मर्द के पास इतना पैसा नहीं है ना। पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है। जो गोल्ड डिगर खवातीन है हमारी, वो बेसिकली पैसे की वजह से होती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें, अगर आप इमोशनल अटैचमेंट दे रहे हो तो आपको भी मिल रही है। टू वे है सब कुछ। अब फॉर एग्जांपल एक मर्द आके अपनी बीवी की बुराइयां कर करके रो रहा है, तो सबसे पहले तो ये सोचो कि जैसे अपनी बीवी की इज्जत नहीं रखी किसी के सामने, वो आपकी इज्जत किसी और के सामने क्या रखेगा। राइट, वो आके आंसू बहा रहा है कि मेरी बीवी ने तो वो आपके आंसू भी फिर पता नहीं, मतलब ये तो फिर एक बंदा आपके सामने रोल मॉडल है ना कि कैसा हस्बैंड, तो फिर वो तीसरी से आपकी बुराई कर सकता है। तो कल को अगर फॉर एग्जांपल वो आपका हस्बैंड बन भी गया, 2% चांसेस, तो आपके साथ भी वो फिर यही करेगा। हाँ, ठीक है, बिकॉज इट्स अ लूप। जब उसको कोई तीसरी करनी होगी तो उसमें घूमते रहोगे। तो रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करो, पहले तो पढ़ो ही नहीं इस चक्कर में। उसके बाद रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करो, और अगर कोई पसंद आ भी गया है तो सबसे पहले उसको बोलो मेरे वालिदैन हैं, मैं लावारिस नहीं हूँ, मेरे वाली से आके बात करें, रिश्ता करें। भाई अगर किसी ने किसी को किसी मैरिड इंसान से शादी करनी है तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि वो उसको बोले कि भाई वो मेरा रिश्ता घर पर लेकर आए, अपने घर में बताए। और इस तरीके से जो होता है ना कि धोखा देना या इस तरीके से ख्वाब सजाना कि हाँ भाई कर लूँगा शादी, ये ना करें। फ़ौरन जाए भाई, आप उनके घर में बताएं, और अगर उनसे रिश्ता करना होगा तो वो कर लेंगे, नहीं करना होगा तो आपको इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए जी, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस हवाले से करेंगे ढेर सारी बातें, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि वक्त जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बातें हमारी चलती रहेंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात हो रही है भाई कि ये जो रिलेशनशिप होता है इसमें तीसरा कौन है, और ये तीसरा जो है कभी कभी आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, ये तीसरा जो है वो कभी कभी आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कभी कभी आपके हस्बैंड के जो दोस्त हैं वो भी हो सकते हैं, और आपके अपने दोस्त भी हो सकते हैं। हिरा, ये मसला कैसे सॉल्व हो सकता है? लोगों को अपने तौर पर कैसे समझ के चलना चाहिए कि वो अपना रिलेशनशिप बचा सकें? अभी हानिया ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो बंदा अपनी बीवी की बुराई जाके दूसरी लड़की से कर रहा है तो कल को वो तीसरी लड़की से उस दूसरी लड़की की भी बुराई करेगा, बिकॉज वो तो रीज़न ढूंढ रहा है ना कि उसको शादियाँ करनी है। हालांकि अगर वो ये शादी तरीके से रिश्ता भेज के मतलब एक अच्छे रिस्पेक्टिव वे में करे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये काम बिना पहली बीवी की बुराई किए भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब हम देखते हैं जिस तरह से आप बात करिए दोनों ही, अगर बीवी भी शौहर की जाके बुराइयां करती है या शौहर जाके बुराइयां करता है, बात सेम ही है कि आप लिबास नहीं बन रहे, आपके दरमियान जो है वो कोई ऐसा पर्दा नहीं है, आप सब में अपनी पर्सनल लाइफ को आम कर रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान वही तर्जुमान से इरशाद फरमाते हैं कि अगर तनूर के अंदर रोटी पक रही है ना, और एक औरत को अगर उसका शौहर बुला रहा है तो वो रोटी को जलता रहने दे, उसको छोड़ दे, लेकिन उसकी आवाज़ पे फ़ौरन दौड़े। और फिर आप फरमाते हैं कि अगर कोई औरत अपने शौहर के ऐब जाकर किसी को बताती है ना, आप जो ये मसले मसाइल होते हैं ना तीसरे की जो हम बात कर रहे हैं, वो लड़की की वालदा भी हो सकती हैं, उसकी बहन भी हो सकती है, वो लड़के की वालदा भी हो सकती हैं, उनकी बहनें भी हो सकती हैं। आप जो शादियाँ नहीं चल रही ना, आप उनसे पूछें तो वो कह देगी, लड़की कह देगी कि मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है लेकिन बस उसके घर वाले ऐसे हैं। और लड़के से पूछे वो कहेगा कि बीवी तो मेरी अच्छी है लेकिन उसकी अम्मी ऐसी हैं, वो उसको भड़का रही होती हैं। तो होता यही है, नबी फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर के ऐब दूसरों को जाके बताती है ना, उसके ऐब गिनवाती, ये भी करता है, वो ऐसा भी है, वो ऐसा भी है, ये भी करता है,
तो वो मलून है। आप फरमा रहे हैं कि खुदा की लानत है उस पर कि जो अपने शौहर के ऐब जाके। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि दीन ही इस बात की इस्लाह है और कोई चीज़ नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये जो ख़वातीन घरों में बातें करती हैं, वो सास हो कोई भी हो, अगर वो हेल्प आउट करता है, आप मुझे बताएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बीवियां होते हुए अपने कपड़े खुद धो रहे, 9 बीवियां होते हुए अपने कपड़े खुद धो रहे हैं। आप झाड़ू भी लगाते थे, आप आटा भी गूंद कर दे रहे हैं, आप मुंह में लुकमा डाल रहे हैं, आप मुंह में निवाला दे रहे हैं। वो जिन्होंने अल्लाह को देखा हो उनके लिए औरत क्या शय है, लेकिन ये हमें सिखाने के लिए, हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए जो 11 शादियां नबी ने की कि हमारे लिए कि हम इजहार मोहब्बत करना सीखें। हमारे घर का निज़ाम किसी भी डॉक्टरेट की डिग्री से, किसी भी अच्छी डिग्री से नहीं चलेगा, वो इजहार मोहब्बत से चलेगा, इजहार प्यार से चलेगा। और फिर हम देखते हैं कि जो कल्चर है ना आजकल, जो हम बात कर रहे हैं कि बीवी की तो तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि आज की औरत डिफरेंट है। आज की औरत को चाहिए अप्रिसिएशन। वो पहले की औरतें थी जो बर्दाश्त कर लेती, उसको अप्रिसिएशन चाहिए, उसको तारीफ चाहिए, वो अपनी तारीफ सुनना चाहती है। अब जो हम कल्चर अपना रहे हैं ना हमारे लोग, वो वही अरब वाला कल्चर है। वो बीवी की तारीफ करना तो अपने लिए गाली समझते थे, लेकिन जो उनका इश्क होता था, जिसको आजकल गर्लफ्रेंड कहते हैं, वो उसके लिए तो शायरी भरी पड़ी थी, इतनी शायरी हुआ करती थी। यही तो करते हैं आज के लोग कि बीवी की तो तारीफ नहीं करे, लेकिन वहां जाके उस दूसरी औरत के इश्क में मुब्तला होकर उसकी तारीफें कर रहे हैं। और जब उसने आना है और फिर वो घर बसाना है, उसके बाद फिर वो भी उसी कैटेगरी में आ जाती है और फिर वो तीसरी बराबर हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि उस माहौल में कि जहाँ पे बीवी की तारीफ नहीं कर सकते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे? आप उस कल्चर के अंदर, उस मजमे के अंदर कह रहे हैं मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपनी बीवी से, सबसे ज्यादा प्यार अपनी बीवी से है। तो मेरी लोगों से दरख्वास्त है सुलह कराना सीखें। और ये बातें ये जो खवातीन करती है ना कि ये जी वो फला का तो जो है ना वो बहनोई से चक्कर है, उसका तो देवर से चल रही है, खवातीन करती हैं बातें, उसका अपनी जेठ से चक्कर है। एक नेक औरत को बदनाम करना जब तक कि आप उसके बारे में जानते नहीं है, अल्लाह कह रहा है ये कि आप सजदे में 100 साल पड़े रहे। नबी की हदीस है, आप 100 साल सजदे में पड़े रहे, लेकिन जब तक आप उससे माफी नहीं मांगेंगे अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेगा। और ये कितनी बड़ी वईद है। हमारे कल्चर का ये हिस्सा बन गया है कि लोग बुराई करते और हम सुन के आगे अच्छा बुराई अच्छा एक तरह से ना हेरा, बुराई एक तरह से अब कल्चर का हिस्सा बन गई है कि गॉसिप करना तो ये तो एक फन फैक्ट है, ये तो एक फन टाइम्स है। हानिया क्या जो है ना वो मैसेज देंगी इस मौजू के ऊपर आप खवातीन को भी और मर्दों को भी? देखिए अपने रिलेशनशिप को ना बचाएं। जहां आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं उन गैप्स को आप खुद फिल करें, इससे पहले कि कोई और आके फिल करे। इसके अलावा जैसे अभी इन्होंने कहा कि तारीफ अपनी औरत को तो कुछ नहीं समझते, लेकिन वही दूसरे की औरत बड़ी अच्छी लग रही होती है। सही बात तो जो खूबियां आपको उसमें नजर आ रही ना वो आपकी अपनी औरत में भी हैं, ढूंढो तो कम से कम, कोशिश तो करो, उसको वही वैलिडेशन दो जो किसी और को दे रहे हो, तो वो क्यों नहीं निखर के सामने आएगी। इसके अलावा जहाँ जैसे इन्होंने कहा कि ज़रा सी बात लेके बहुत ज़्यादा गॉसिप करना है, चीज़ें फैलाना। देखें कान हम सारे शायद एज अ कल्चर कान के बहुत कच्चे हैं, तो हम शायद बीवी या शोहर हमसे कुछ बोल रहा हो उस पर तो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आस पड़ोस अच्छा फाइनेंशियल रीजंस भी होते हैं, तो इस वजह से भी लोग जो है वो ये करते हैं कि जी हमारे फाइनेंसेस बेहतर हो जाएंगे तो हम जो है वो ज़्यादा अगर शादियां करें। तो इसमें कितनी आपको ज़्यादा शादियां करके फाइनेंसेस बेहतर होना तो बड़ी अजीब सी बात है, तो खर्चे बढ़ जाएंगे। अच्छा कैसे? नहीं सब उस खातून की बात कर रही है मेरे ख्याल से, उस औरत की जो फाइनेंशियल गोल्ड जिसको हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल, क्योंकि ये कहा गया है ना कि अगर आप ज्यादा शादी करते हैं तो आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, गनी हो जाएंगे। शादी करो ना, जायज काम करो, रिलेशनशिप बना के एक नाजायज रिश्ते में आके फकीर हैं तो आप गनी हो जाएंगे अगर आप निकाह कर लेंगे। ये निकाह की बरकत के लिए है हदीस के, अगर आप फकीर भी हैं तो गनी हो जाएंगे उस हलाल रिश्ते की बरकत की वजह से। बिल्कुल, तो निकाह करें ताकि ये है कि आप जो है आपके जो कहना चाहिए ना, जिस तरह से हीरा ने कहा कि आप गनी हो जाएंगे, क्योंकि निकाह में जो है वो बरकत है
और निकाह की बरकत की वजह से तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है और डिस्कशन जो है वो ऐसी है कि दिल कर रहा है कि बस हिरा और हानिया बैठे रहे और हम डिस्कस करते रहे, लेकिन ऑब्वियसली वाइंड अप करना है शो को। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हानिया, आप हमारे शो पर आई, हिरा आप हमारे शो पर आई। शो का टाइम हो गया एंड अप। आज का फीडबैक हमारी सोशल साइट पर देना मत भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कीप वॉचिंग सिटी एट 10।